अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे शिद्दत से आपसे मिलाने की कोशिश करती है। शाहरुख खान आपसे बात करना चाह रहे थे। योर कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड। जो कोई भी एविडेंसेस होते हैं कोई चीज़ के, मैं उसे कानूनी न्यायालय के रूप में करता हूँ। मीका सिंह को भी फॉरेन करेंसी के लिए आपने क्वेश्चनिंग करी थी और अरेस्ट हुआ था शायद। 15 साल के करियर में मेरे ख्याल आपने 17,000 किलो नारकोटिक्स और 165 किलो गोल्ड पकड़ा है। 165 नहीं, बहुत ज़्यादा। वो तो 185 एक केस, एक ही केस हुआ था। जाकिर नाइक का जो केस था, यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। ये बेसिकली भारत के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। उनकी एजेंसी इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन थी, तो दे वर डूइंग सम एंटी नेशनल एक्टिविटीज। 2011 में जब श्रीलंका से इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ रही थी तो माननीय समीर वानखेड़े जी ने वो ट्रॉफी जब्त कर ली थी। आजकल इंडिया में अगर बात करें तो ड्रग टूरिज्म बहुत प्रचलित हो रहा है। गोवा जैसी जगह या पार्वती वैली में जो रेव कल्चर, मलाना नाम की कोई ड्रग है। अगर आपके पास में 0.1 ग्राम भी ड्रग्स मिलेगा तो दैट इज अ क्राइम अंडर दी NDPS एक्ट। कभी भी कोई ड्रग अगर आपके पास नहीं मिला तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। जो हमारे राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा इशू है ड्रग, नशा मुक्ति का, ड्रग्स प्रॉब्लम, तो उसी माध्यम से ज़्यादा लोगों तक अपना संदेशा पहुंचाऊं। आई वॉन्ट टू सी द एंटायर नेशन नशा मुक्त। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और इस चर्चा की शुरुआत मैं उसे एक पंक्ति से करना चाहती हूँ कि हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आज हमारे साथ एक ऐसे सुसज्जित सरकारी अफसर मौजूद हैं जो सिस्टम में रहते हुए सिस्टम को चुनौती दे बैठे। आज की ये चर्चा, ये संवाद किसी के भी पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये बस एक ऐसे ऑफिसर की कहानी है जिन्होंने बखूबी अपना फ़र्ज़ निभाया और विवादों में घिरे रहे, या कह सकते हैं अभी भी घिरे हुए हैं, और बड़े ही सटीकता से उन विवादों का मुकाबला कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं श्री समीर वानखेड़े जी का। नमस्कार सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय भवानी। जय भवानी, जय शिवाजी। समीर जी, मैं पहला सवाल ही आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि योर कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड क्यों इस वक्त आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, पॉडकास्ट पर आ रहे हैं, अपनी बात जनता के आगे रखना चाह रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये संवाद इस वक्त बहुत ज़रूरी है? देखिए, जब भी कोई माध्यम, अच्छा माध्यम आपको मिलता है जी। मैं विवादों से और कंट्रोवर्सी से डरता नहीं हूँ। आई डोंट बॉदर अबाउट इट। बट जब भी मुझे मौका मिलता है कि मैं लोगों से बात करूँ, तो जो हमारे राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा इशू है ड्रग, नशा मुक्ति का, ड्रग्स प्रॉब्लम, तो उसी माध्यम से ज़्यादा लोगों तक अपना संदेशा पहुँचाऊँ कि हाउ फार ड्रग इज़ डेंजरस टू द सोसाइटी, व्हाट इज़ द इशू, क्या प्रॉब्लम्स हमारा देश अभी इससे झेल रहा है। तो इसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं इस मुद्दे पे। बहुत खूब। हम शुरुआत से शुरू करते हैं। आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी, आपने LLB भी किया, BA भी किया, और उसके बाद जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है UPSC, यू क्लियर्ड इट एट योर फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, ऑफ कोर्स। सर, वर यू ऑलवेज दिस एकेडमिक? आप हमेशा से क्या पढ़ाई में इतने ही तेज थे? मैं जो कहते हैं पढ़ाकू बच्चा। अच्छा। आई वॉज अ वेरी कीन टाइप ऑफ अ स्टूडेंट। स्कूल में भी, देन आफ्टर दैट कॉलेज में भी। कॉलेज जनरली होता है मस्ती करने का समय, मौज करने का समय, लेकिन आई एंजॉयड माई टाइम वाइल स्टडिंग। स्टिल आई मिस माई दोज डेज जब मैं कॉलेज में था। आई डोंट रिमेंबर इवन कि मैंने मेरी क्लासेस एक दिन भी कभी मिस करी। एंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रिमेंबर कि उसी दौरान मैंने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई स्टार्ट कर ली थी। सो आई यूज्ड टू लव अटेंडिंग कॉलेज एंड स्पेशली love attending the classes and studying during that point of time. सर, हाउ वर यू मोटिवेटेड? आपको ये कहाँ से मोटिवेशन मिला कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है या मुझे देश सेवा की राह में आगे बढ़ना है? देखिए, माय फादर वाज इनटू सर्विसेज बिफोर। वो यूनिफॉर्म धारक अधिकारी थे, मुंबई में काफ़ी दिन कार्यरत थे। उसके बाद में माय मदर एंड फादर बोथ, मदर ऑल्सो बचपन से ही माता जी ने भी कहा था कि आपको इधर आर्मी ज्वाइन करना है या फिर पुलिस ज्वाइन करना है, और वॉट एवर एक यूनिफॉर्म सर्विस आपको जाना है। सो ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम बचपन से ही NCC में ज्वाइन करवाना, A सर्ट, B सर्ट, C सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स बचपन से ही स्टार्ट हो गया था।
तो मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड राइट फ्रॉम स्टार्ट, दूसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास में बेसिकली। सर एक ऑप्शन था जो आपकी माता जी ने आपको दिया था कि एक फैमिली रेस्टोरेंट था आप लोगों का बिल्कुल। जो चलाना था, पर क्या ये सच है कि आप उसमें उसमें फेलियर थे? क्योंकि बहुत बड़ा फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर। बिजनेस में आई वॉज द बिगेस्ट फेलियर, यू नो। क्या हुआ था कि बचपन से ऑप्शन नहीं था मेरे लिए, यानी ऐसा नहीं था, कंपल्शन नहीं था। जी। माई मदर वॉज कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली राइट। पहले से ही, एंड शी वॉज अ वेरी इंडिपेंडेंट लेडी। तो उसने एक रेस्टोरेंट ओपन किया था, छोटा सा रेस्टोरेंट था। तो ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अकेला एक ही बेटा हूँ घर में, तो इसके लिए एक माता को हेल्प करना, और वो भी मेरे से ये एक्सपेक्ट करती होगी कि एटलीस्ट स्टार्ट वर्किंग। जी। तो स्टडी के साथ में आई वॉज वर्किंग ऑल्सो इन दैट रेस्टोरेंट, मेरी माता जी को हेल्प करने के लिए। तो सेकेंड ऑप्शन नहीं था बट टू हेल्प हर। लेकिन मैंने ये देखा कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी, एंड आई वॉज अ बिग टाइम फेलियर, यू नो। जो बिजनेस बढ़ना चाहिए तो वो और घट रहा था मेरे प्रेजेंस होने के कारण। सो देन मैंने ये भी समझ लिया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, and I'm very, you know, not a business person, you know, and I don't have comms also accepting. I'm a big time business failure basically. सर पर हमने सुना है वहाँ पर शराब भी सर्व की जाती थी और नॉन वेजिटेरियन खाना भी, तो वहाँ आप रोज़ ही किसी न किसी विवाद में घिर जाते हर थे। सी इट वाज बेसिकली व्हाट इट वाज अ रेस्टोरेंट, जैसे जी। नॉर्मल कोई भी आज के टाइम पे जी। मुंबई जैसे शहरों में या दिल्ली एक नॉर्मल रेस्टोरेंट कैसा होता है जहाँ पर यू नो ब्रेकफास्ट भी मिलता है, जी, इट्स अ जी, फैमिली जी, रेस्टोरेंट जी, काइंड ऑफ जी। थिंग, जहाँ पर आपको सब्सिडरी सर्विसेज भी मिलती है, जैसा कोई भी हो जाए रेस्टोरेंट। तो इट वाज अ नॉर्मल रेस्टोरेंट, तो जहाँ पर मैं जाता था आई टू थिंक, तो बहुत सारे यू नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में भी स्टूडेंट लाइक बीएमसी, फायर, देन शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट। तो वो उनकी कार्य पद्धति और मैं कॉलेज स्टूडेंट वो टाइम पे, तो कुछ मेल नहीं हो पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो द लॉट मेनी टाइम्स आई टू हैव फाइट्स बेसिकली रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, समझ में मुझे भी नहीं आता था बहुत सारा। तो वो टाइम पे देन यू नो आई टू आस्क माई मदर, सिस्टम ऐसा क्यों है, यू नो रेड टेपिज्म हो जाए एंड कुछ डिलेज हो जाए, डिसीजंस में डिलेज होते हैं, पेपर वर्क्स होते हैं। तो आई टू आस्क माई मदर, मम्मी कि सिस्टम ऐसा इतना ब्रूट क्यों है, यू नो हर चीज़ में डिले होता है, हर चीज़ में इश्यूज होते हैं। तो देन शी इज़ टू टेल मी के रादर देन क्राइंग, यू नो मेरे साथ में आके क्राई करना, बात करना, अपनी डिस्कस्ट बताना, तो वाई डोंट यू स्टडी एंटर द सिस्टम, यू नो। तो वो बात वैसी फिर इट क्लिक टू मी के रादर देन क्राइंग यू ट्राई टू एंटर एंड चेंज द सिस्टम, यू नो इट वाज लाइक दैट। समीर जी, आपकी बातों से ऐसा जाहिर होता है कि आपकी माता जी का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। आपकी माता जी एक मुस्लिम परिवार से आती थी और आपके पिताजी एक हिंदू थे। मुझे पर्सनली इस चीज़ में एक धार्मिक विविधता दिखती है, एक खूबसूरती दिखती है, जहाँ आपने दोनों धर्मों की अच्छी बातें बताई, सीखी, अपने जीवन में लाई। पर एक सम्माननीय मंत्री जी को उसमें भी कमी नज़र आई, उन्होंने उस बात पे प्रहार किया। आपका क्या कहना है इस बात सबसे पहला कि आज इतना शुभ दिन है, तो इस शुभ दिन पे ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ मैं। रही बात दूसरी, मुझे गर्व है अपनी पेडिग्री पे, अपने मातृत्व पे, और मेरे जो पिताजी जहाँ से आते हैं कि, और हमारा भारत का संविधान एक सेक्युलर कंट्री है हमारी, एंड इस चीज़ पे काफ़ी, जिस प्रकार से मेरा घर पनपा है और जिस प्रकार से मेरी फैमिली बड़ी हुई है, तो बहुत ही गर्वित महसूस करता हूँ कि दोनों प्रकार के जो कल्चर है, जो एथॉस है बेसिकली, तो दोनों मैंने देखा है मेरे परिवार में। और इसी तरह कैसे मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी यही चीज़ को देखें। दोनों चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा है, और ख़ासतर देखा जाएगा तो मेरी मदर एक मुस्लिम समाज से आने के बावजूद भी मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, विशेषतः महाभारत के बारे में जी, विशेषतः भगवत गीता में हमारे भगवान कृष्णा ने क्या कहा है उसके बारे में मेरी माँ ने मुझे पाठ पढ़ाई है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है और बहुत एहसान भी मानता हूँ मेरी माता जी का। तो आपको क्या ये बात कहीं खली नहीं कि इस चीज़ को मीडिया में उछाला गया, आपके कास्ट सर्टिफिकेट को पब्लिकली लाया गया बाहर? क्या आपको इस चीज़ का मलाल नहीं है? कि मलाल की बात नहीं है, बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी लेवल पे, ऐसे प्रकार के लेवल पे कोई व्यक्ति आ सकता है, ऐसा पता नहीं था मुझे। हम लोग सब लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सिविल सर्विसेज पढ़ते समय भी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा है, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ा है, सिस्टम के बारे में जाना है, लेकिन इतनी घटिया लेवल पे कोई व्यक्ति गिर सकता है, कोई भी व्यक्ति, ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। लेकिन ये चीज़ को मैंने एंजॉय भी किया है काफ़ी, क्योंकि
कभी कभी इतना अनप्लेजेंट जॉब होता है हमारा, आप कार्य करते हैं, सो आपकी लाइफ काफ़ी सीरियस होती है, तो इस प्रकार के जोक्स और इस प्रकार को जोकर्स को देखना काफ़ी एंटरटेनिंग भी होता है लाइफ में आपके। जी सो इट्स एन एंटरटेनमेंट फॉर मी। सर, जैसे कि मैंने कहा कि आपके परिवार में धार्मिक विविधता थी, बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता शाहरुख खान जी, उनके भी घरों में हिंदू मुस्लिम दोनों रिलीजन को फॉलो किया जाता है, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। देखिए, मैं जो कोई भी ये तो आप आपके माता पिता चूज़ कर नहीं सकते, ये तो सब महाकाल और भगवान के हाथ में होता है, आपके माता पिता को चूज़ करना। लेकिन इस प्रकार से जब एक कंपोजिट कल्चर आपके घर में होता है, तो आप काफ़ी सुलझे हुए पहले से आप सॉर्टेड होते हो रिगार्डिंग दीज थिंग्स, तो इट्स अ ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर इंडियन एथोस बेसिकली। राइट, सो सेटिंग द राइट एग्जाम्पल, बिकॉज इस तरह की चर्चा भी ज़रूरी है ताकि लोग इसकी ब्यूटी को जान सकें, न कि जैसा आपने कहा कि जो हमारे मंत्री जी हैं वो भी जनता के सेवक हैं, आप भी जनता के सेवक हैं, सो वी शुड क्रिएट द राइट एग्जाम्पल्स, डोंट यू फील? एंड देन अगर आगे बात की जाए तो वो एक बॉलीवुड का गाना था, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, और जब मेरी वॉच भी सेक्सी और जब वो आप पे इस तरह का धर्म पे लांछन नहीं लगा पाए, तो उन्होंने कहा कि वानखेड़े जी एक टी शर्ट पहनते हैं 70,000 की और पैंट पहनते हैं 1 लाख की। देखिए, ये क्या होता है मैं आपको कहता हूँ, मैंने इस चीज़ को थोड़ा गौर से भी बाद में स्टडी किया इस चीज़ को। सबसे पहले अगर कोई कार्य करता है राष्ट्र के प्रति, अच्छा कार्य करता है, और बहुत अधिकारी करते भी हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई, आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब जिससे मेरे को सैलरी मिलती है, हर एक ऑफिसर ये काम करता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड एंड दे डू, लॉट मेनी ऑफिसर्स आर देयर। अभी इसमें लेकिन कभी इफ़ यू रब एनीबडी रॉन्ग वे, बेसिकली जस्ट डूइंग योर ड्यूटी, तो ये सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है, और उसके स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला, जब भी ऐसे कार्य करते हैं तो आपको कभी फिज़िकल थ्रेट देने की कोशिश करते हैं, कोई धमकियाँ देने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, अगर आप उसे डरे नहीं तो फिर आपके मान सम्मान पे बात करने की कोशिश करते हैं, आपकी कंप्लेंट्स करते हैं, आपकी फेक कंप्लेंट्स करते हैं, आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं कि काम छोड़ के आप कंप्लेंट्स का निवारण करते हैं और आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर वो उस चीज़ से भी आपको पाला नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर आपकी इंटीग्रिटी पे बात करते हैं, आपके आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं, आपको ट्रांसफ़र करने की कोशिश होती है, कंप्लेंट्स होती है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। तो ये सब स्टेजेस होते हैं, आपको डिमोरलाइज करने का, फिर आप पे केसेस, फेक केसेस डालने के। सो दीज थिंग्स आर स्टेजेस, एंड मैं ये राइट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ माई सर्विस ये चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर था। इनफैक्ट मैं तो सरप्राइज था कि मैं 2008 में ज्वाइन किया और 2021 में ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है। मैं तो इनिशियली मेरे करियर के स्टार्ट के 2-3 साल में ये सब चीज़ों से तैयार था, तो आई एम सरप्राइज इतना टाइम लगा इस चीज़ के लिए। सर, आपको लगता है कि 2021 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको अचानक इन सब चीज़ों का सामना पड़ा? नहीं, मेरे लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल, जहाँ पर हमारा काम होता है लॉ एग्जीक्यूट करना, अलग अलग महकमे में काम कर चुका हूँ मैं, तो उसी श्रृंखला में कुछ बड़े केस होते हैं, कुछ छोटे केसेस हो जाते हैं, तो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ माय ड्यूटी, पार्ट ऑफ माय जॉब। पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं, कुछ उसमें निष्कर्ष नहीं हो पाया, कुछ उसमें आउटकम नहीं हो पाया कि फेक थिंग्स थे, अभी भी है, लेकिन इसको ऑल द बेट कुछ लोगों ने इस चीज़ को बड़ा कर दिया, बट डजंट मैटर, आई एंजॉय माई टाइम। जब आपसे सरकार ने इन चीज़ों के बारे में पूछा, जैसे आपके फॉरेन ट्रिप्स पे कमेंट्स किया गया कि, और आपसे, और हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो आपने फिर एक गाना गाया, तो वो गाना गा नहीं सकता मैं, क्योंकि उसमें कुछ शब्द है जो मैं अग्री नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जो आप रहन सहन कुछ लोग आरोप लगाए हैं, तो रहन सहन अगर करता हूँ मैं अपने पैसे से करता हूँ, अपनी सैलरी के पैसे से करता हूँ, जो मेरे पेरेंटल जो हमारी सिस्टम है पेरेंटल, जो मेरे माँ बाप का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने अच्छी इतनी लाइफ दी है, तो उनके पैसे से करता हूँ, किसी और के पैसे से नहीं करता हूँ। तो एक मेरे से मिस्टेक हुई थी कि रहन सहन नॉर्मल जी रहा था, अभी और अच्छा जीऊँगा मैं, और अच्छा करूँगा उससे। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ और अपने दम पे करता हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर्विसेज में आने के बाद में, या सिविल सर्विसेज या फिर IRS या IAS IPS, तो उनको ऐसा लगता है कि गरीबी का ढोंग करना चाहिए, या फिर कोई अच्छे समृद्ध परिवार से सिविल सर्विसेज ज्वाइन नहीं कर सकता। लोगों को ऐसा लगता है बेसिकली, अगर सर्विस में आने के बाद में लोगों को यही लगता है कि अच्छी जीवन शैली जी रहा है तो भ्रष्टाचार के पैसे से जी रहा है, ऐसा लगता है। तो पीपल कम डाउन टू दैट कंक्लूजन।
तो मेरा यही प्रश्न बाकी उन ऐसे लोगों को होता है कि अच्छे घर से आना इसका मतलब किसने जुर्म किया अच्छे घर से आना? कोई अच्छे घर से अगर आता है तो सिविल सर्विसेज दे नहीं सकता, यूनिफॉर्म पहन नहीं सकता, ये गलत बात है, और अच्छे कपड़े पहनूंगा नेक्स्ट टाइम। समीर जी, कई चीज़ें जो आपने कही, जैसे आपका एक लंदन का ट्रिप था जो 19 दिन का एक ट्रिप, नहीं था। नहीं नहीं, इस एक पर्टिकुलर ट्रिप की मैं बात कर रही हाँ हूँ। हाँ, एक नहीं था, सर, हम बेसिकली ऐसे समझ गए 10 थे। कि मैं ऐसे और 20 भी करूँगा। नहीं, और मेरे कॉलेज टाइम में 17 टूर है मेरे कॉलेज टाइम से, तो ये इसका मतलब नहीं होता कि कॉलेज से ही मैं भ्रष्ट हूँ। पर जो आपने लिख कर दिया था कि मेरा 19 दिन का जो लंदन का सफ़र था वो 1 लाख रुपए में मेरा खर्चा हुआ, तो ये आपको नहीं लगता ये मानने वाली क्यों नहीं बात हो सकता? है? बताइए मुझे आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई परिवार के फैमिली मेम्बर्स आपके वहाँ पर रहते हैं। सर, ये कौन सी एयरलाइन है जो लाख रुपए में नहीं, आपको टिकट दे रही है? आप अगर 2017 में अगर ट्रैवल करते हैं, 2018 में, तो क्या प्राइस होती टिकट्स की, मुझे बताइए आप। अगर 60,000 रिटर्न? कितनी? 60,000 रिटर्न। और बाकी का अगर मेरे फैमिली, अगर मेरी वाइफ मेरे साथ ट्रैवल करती है, जो एक इंडिपेंडेंट लेडी है, वो मेरे से ज़्यादा अर्न करती है, बिकॉज शी इज़ अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर फॉर लास्ट 30 ईयर्स। जी। सो उसकी सैलरी, उसकी इनकम मेरे से बहुत ज़्यादा है, तो क्या नोबडी कैन ट्रैवल? मुझे मेरा एक्सपेंडिचर देना है, मुझे मेरा एक्सपेंडिचर देना है। आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, इज शी ए गवर्नमेंट सर्वेंट? तो उसका एक्सपेंडिचर वाई, यू नो हाउ इट्स नॉट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल? शी इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, उसका कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, उसकी सिर्फ इतनी मिस्टेक है कि एक सरकारी अधिकारी से प्रेम करके शादी करी है। इज शी आंसरेबल? तो क्या हस्बैंड एंड वाइफ कांट गो, और वो भी इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट? मेरी जितनी टिकट होती है, इन्फॉर्म दैट। एंड मेरे रिश्तेदार है, मेरे परिवार है, मेरे रिश्तेदार यूएस में है, मेरे रिश्तेदार इटली में है, मेरे रिश्तेदार यूरोप में है, उनके यहाँ मैं रह नहीं सकता। सो 19 नहीं, मैं 1 साल रहूँ वहाँ पर। सो आई मीन, उस चीज़ का इतना बड़ा मजाक बनाना है, मजाक तो नहीं बट इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बनाना, इज दैट वैलिड? आई मीन ठीक है, इसके लिए मैं आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। सरकार का दायित्व होता है, एजेंसीज जब भी आरोप लगते हैं, पीपल हैव राइट टू इन्वेस्टिगेट यू, ऑफ कोर्स। एंड मुझे उस चीज़ का कोई भी मलाल नहीं है। एक नहीं 10 बार वो चीज़ की इंक्वायरी, या 10 एजेंसी है, उनकी राइट होती है वो चीज़ की, लेकिन उसको एक बड़ा एक गलत वे में बताना, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बट लेट देम कम, लेट आरोप और आए, उनका अच्छी सटीकता से और जवाब दूंगा मैं। रुकूंगा नहीं, Absolutely थकूंगा not. नहीं। डरूं क्यों? गलत किया नहीं तो क्यों डरूं किससे? कर शपथ, Absolutely, अग्निपथ। absolutely, yes. चलिए, आपकी पसंदीदा बातें करते हैं। आपकी ज़िंदगी में फिर बाहर लेकर क्रांति जी आई। आपकी जो मुलाकात थी वो बहुत मज़ेदार थी। आपने शादी भी एक ऐसे महिला से करी उसके बाद जिनके नाम में ही क्रांति है। सर, आपको इस क्रांति शब्द से क्या प्यार है? आपको क्या ज़िंदगी में शांति पसंद नहीं? शांति, आई मीन दिस इज, आई डोंट नो, अगर शांति के बारे में बोला और ये क्रांति ने सुन ली तो बहुत मेरी पिटाई हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई शांति नहीं है मेरी लाइफ में, क्रांति ही मेरे लाइफ में है। इस चीज़ से मैंने सुलह कर ली है, पीस कर ली है। सेकेंडली ये कहूँगा कि वो कोई नई मेरी ज़िंदगी में आई नहीं थी। मैंने वो 17 ईयर्स ओल्ड, आई न्यू हर सिंस देन, वी वर टुगेदर इन कॉलेज, राम नारायण रुइया कॉलेज हमारा था, तो कॉलेजिंग हमने साथ में किया। नो डाउट कि वो टाइम पे हमारा रिलेशन कुछ अलग है, प्रतिद्वंदी की तरह रिलेशन था, एक एडवर्सरी की तरह रिलेशन था। call you nonsense. I used to call her nonsense. And she used to be a backbencher, is that right? She was very fun loving person who was trying to make a lot of fun in the class basically। पढ़ाई में उसका वो टाइम पे 11th में मेरे ख्याल से ध्यान नहीं था, बाद में she became very serious about it। बट आई यूज टू कि यार इसे शादी कौन करेगा? आई मीन कौन इंसान होगा ऐसे महिला से शादी करे जो सीरियसली लाइफ को लेती ही नहीं है? दैट काइंड ऑफ थिंग वॉज देयर इन माई लाइफ। बट मुझे क्या पता था कि वो भाग्यशाली आदमी मैं ही रहने वाला हूँ। बट येस, ऑफकोर्स 97 से आई नो हर, एंड आफ्टर दैट काफ़ी दिनों के बाद, जानने के बाद में, देन वी गॉट मैरिड। मैं यहाँ पे एक मेरे ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि इन्होंने बातों में ऐसे कहा कि क्रांति के बारे में बात कीजिए, शांति की नहीं तो मुझे मार पड़ेगी। समीर वानखेड़े को भी मारने वाला कोई है? कोई ऑफ कोर्स है। पिटाई अच्छी खासी होती है, अगर लेट आ जाऊंगा तो मेरे बच्चे भी मेरी पिटाई करते हैं। क्रांति तो जस्ट जोक है, बट तो मतलब घर में शांति नहीं है? नहीं, बिल्कुल अशांति है घर में, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एटलीस्ट ऑन अ वेरी सीरियस नोट। क्या होता है कि लाइफ इतनी इनप्रडिक्टेबल होती है, इतना स्ट्रेस होता है आपकी लाइफ में, लेकिन आई वेट टू कम बैक to my house to be with my children and my wife, So that speaks volumes about क्रांति जी also. Absolutely. सर, जैसे मैंने कहा, उनके नाम में क्रांति और उनके सरनेम में रेड कर
और रेड करना आपका शौक। वो डेस्टिनी है, भाग्य है, क्या कर सकता हूँ मैं अभी। सर एक इंसिडेंस तो मैं ज़रूर आपसे कहलवाना चाहूँगी, व्हेन यू सॉ हर एट द एयरपोर्ट, और वो भी नहीं बची, उनको भी अपना बैग डालना पड़ा, और वो शी नरेट्स वन इंसिडेंट कि मेरे बैग में किसी और की 2 बॉटल अल्कोहल थी और मैं डर रही हूँ, बिकॉज यू हैड दैट पर्सनैलिटी। जब आप खड़े होते थे यूँ तन के एयरपोर्ट पे, तो मेरे अपने साथ ही एक वाक़या हुआ है कि मेरी एक दोस्त, उसके पास एक एक्स्ट्रा बॉटल था, मुझे याद है वो बिल्कुल भागती हुई बाथरूम में गई और उसने कहा जिसको पीनी है पी लो, ख़त्म करो, वानखेड़े जी खड़े हैं। तो हम श्योर उनके साथ कैसे रहा आपका? देखिए, वो इसमें मिलना? आपके क्वेश्चन में 2 भाग हैं। हाँ एक जी। तो सबसे पहला जो आपने कहा वो रियल है। हाँ। शी वॉज कमिंग, आई न्यू हर, मैंने उसको पहचान लिया, अच्छा, आपने जानते थे, पहचान लिया। आई न्यू हर, लेकिन ड्यूटी है। करेक्ट। अगर मैं भी कभी वापस आ रहा हूँ, या मेरी सिस्टर भी जो काफ़ी दिन शी वॉज स्टेइंग इन यूरोप बेसिकली, राइट। तो वो भी अगर आती थी तो वो भी यू नो व्हेन आई वाज ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसका भी बैग चेक जैसा नॉर्मल रूल्स है, रूल्स हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीबडी, यू नो। नहीं तो फिर आपका कोई यू नो, यू डोंट हैव एनी मॉरल राइट्स। अगर आप यू नो यू बिहेव पार्शली विथ योर ओन पीपल एंड इट डजेंट हैपन लाइक दैट। तो मैं तो और ज़्यादा देखता हूँ, अगर एक बैग भी छूट गया मेरी सिस्टर का, तो वो भी मैं डालता हूँ टू सेट एन एग्जाम्पल कि नहीं, सब सिमिलर हो रहा है। तो सिमिलरली ये भी, क्रांति वॉज ऑल्सो देयर, बट आई न्यू हर, यू नो। चेक किया तो, लेकिन लिमिट में ही 2 बॉटल थी, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट यू नो, येस, दैट इंसिडेंट्स हैपेंड। सेकेंडली, रिगार्डिंग लिकर बॉटल्स की आप बात कह रहे थे, तो उसमें रूल कहता है कि 2 बॉटल्स ऑफ लिकर इज अलाउड एज पर द कस्टम एक्ट ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बैगेज रूल्स के हिसाब से। 2 कार्टन्स वो टाइम पे था, एंड 2 कार्टन्स ऑफ सिगरेट एंड 2 लीटर्स ऑफ लिकर। तो मेरा ऐसा मानना था पर्सनली कि अगर उसमें 2 का 3 हो गया, या फिर एक्स्ट्रा कार्टन सिगरेट की, विच इज़ अ वाइस टू द सोसाइटी, बेसिकली हानिकारक है हमारे समाज के लिए, तो फॉर दैट रीज़न उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता था मैं। आइदर ड्यूटी चार्ज करो या फिर यू डिटेन एंड टेक इट बैक व्हेन एवर यू गो बैक, ये ऑप्शन हुआ करता था। 2 तो दोस्त ही ले जाते हैं। नहीं, लेकिन एक अग्रीड, बट एक इंसान को कितना 3 बॉटल, आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिक्वायर्ड सो मच। तो जो रूल है वो रूल है, 2 इज आई थिंक सो इनफ एज पर द रूल्स फॉर अ पर्सन। सर एक्चुअली थर्ड शुड बी पेड ड्यूटी ऑन दैट, व्हाट आई पर्सनली फील। मेरे ख्याल अभी भी वही रूल लागू होता है, अभी भी वही है, 2 लेकिन बॉटल सिगरेट का कार्टन में आई थिंक सो काफ़ी दिन कस्टम्स में नहीं हूँ मैं भी, जी। 2 के बदले 1 हो चुका है। 100 स्टिक्स ऑफ सिगरेट परमिटेड है अभी। जी सर, आप क्रांति जी की बात करी तो आपकी 2 खूबसूरत छोटी छोटी बेटियों की भी बात कर देते हैं। बिल्कुल। आपके घर में तो दुर्गा माँ आ दुर्गा, गई। यस, दुर्गा एंड लक्ष्मी मेरे घर में है। और जोक से अब जब काफ़ी, यू नो, आई थैंक क्रांति के काफ़ी धार्मिक बच्चे हैं, तो अच्छा। बचपन से ही एक खुद को गणेश बोलता है, एक खुद को कार्तिक बोलता है बचपन से ही, एक खुद को गोदावरी कहती है, एक खुद को रानी लक्ष्मीबाई, छबिल, जिसका नाम छबिल, जिसका पेट नेम है, जी। तो छबीली पेट नेम था रानी लक्ष्मीबाई का, तो उसका नाम ही छबिल है। आपकी बेटी का नाम हाँ, छबिल है? हाँ, उसको हम लोग छबिल कहते हैं। उसका रियल नाम है जीडा बेसिकली, यस। एंड उसका जो प्यार से नाम है स्कूल में हर जगह उसको छबिल बोलते हैं बेसिकली। छबिल इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ छबिली, दैट मीन्स रानी लक्ष्मीबाई। और एक का पेट नेम है गोदो, विच इज गोदावरी, तो उसका पेट नेम गोदो, यस। तो उसका बेसिकली दोनों का नाम छबिल एंड गोदो है। नो डाउट। आप कहते हैं ना कि मैं घर आने के लिए बेकरार रहता हूँ। एब्सोल्युटली। क्रांति जी ने एक और बात कही थी कि लोग कहते हैं कि मेरी बहुत ही एक फेरी टेल मैरिज है। मैंने जितना भी आपके बारे में पढ़ा है, मैं नहीं मानती। आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स बिहाइंड यू, क्योंकि वो जब कहती हैं कि ये कोई रेड कर कर आते हैं, तो मैंने उनके खून से लथपथ कपड़े भी धोए हैं, और मैं 2-2 महीनों तक कई बार उनको नहीं देख पाती हूँ क्योंकि वो रहते हैं। डू यू रियली बिलीव शी इज़ लाइक अ फोर्स बिहाइंड यू? एब्सोल्युटली। जब पहले से ही लगा है, जैसे ही मैरिज हुई हमारी, तो इट वाज एवरी टाइम, यू नो, हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ नैगिंग हो जाती है घर में कि आप टाइम समय नहीं दे पाते हैं, सब देखते हैं, सुनते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा ये परिस्थिति मेरे साथ में कभी नहीं हुई है। बहुत टाइम मैंने ये भी देखा है कि मैरिज के बाद भी, यू नो, आई यूज्ड टू लाइक सीइंग हिस्ट्री मूवीज़, यू नो, हिस्टोरिकल मूवीज़ वगैरह मुझे बहुत पसंद है, एंड हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन पढ़ना भी। सो वो टाइम पे कुछ अगर हिस्टोरिकल मूवी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट मूवी, हम लोग वो देख रहे थे, तो तुरंत मुझे फ़ोन आया कि यू हैव टू लीव, देर आर सम, यू नो, इन्फॉर्मेशन पे वर्कआउट करना है।
आई जस्ट लेफ्ट, यू नो, और एक उफ भी उस लेडी ने नहीं करी कि मुझे देखना है ये क्या है, आज फ्री डे है, 3 घंटा फ्री है। कभी रात रात दिन 2-2 3-3 दिन, कभी एनसीबी में या फिर डीआरआई में 3-3 4-4 दिन आए, नेवर इज टू कम होम, नेवर शी हैज़ इवन क्रिप्ड वंस। और मुझे एक समय भी उसने नहीं बोला कि आप घर में टाइम नहीं दे रहे, नेवर। तो आई एम वेरी लकी टू हैव सच अ पर्सन इन माई लाइफ। घर में किसने भी नहीं, ना मेरे माँ पिताजी कभी भी किसने, इनफैक्ट मेरी माई मदर वॉज वेरी यू नो वरीड अबाउट माई लाइफ ऑल्सो, कभी अटैक्स भी होते थे। तो क्रांति ने लेकिन कभी भी ये चीज़ के लिए कभी भी ना नहीं कहा। इनफैक्ट जब कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती है, कोई बड़ा इश्यूज हो जाता है, अभी बीच में थोड़े दिन पहले काफ़ी टर्मोइल आया था उसके लाइफ में, परिवार में, तो वो टाइम पे भी उसने कभी ये नहीं बोला कि तू क्यों करता है, यू नो तुम करते हो, घर में चीज़ें आती है, यू नो, नेवर शी टोल्ड, डंकी की चोट पे कि तू लड़, हम लोग घर पे जितना और लड़, और 100 लोगों से लड़, लेकिन सच्चाई के लिए लड़, हम लोग तेरे साथ में हैं पीछे, तो और शक्ति मिलती है। सर, जब कंट्रोवर्सी की बात करते हैं तो आपके पत्नी पर भी कई तरह के उनके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लोगों ने धमकियां दी, मारने की, उनके डीएम्स पे लोग थे, आपको कई तरह की धमकियां आज मॉर्निंग में भी रात में 2-2:30 बजे मैं देख रहा था, मेरे मोबाइल पे एक और धमकी आई है। तो रूटीन है लाइफ। मेरे ख्याल से जब नहीं आती होगी तो आपको लगता होगा आज मैं क्या गलत कर रहा हूँ, आज कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। आज मॉर्निंग ही 2:30 बजे समथिंग कुछ, आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक, वो चीज़ आई, वो रूटीन है। पहले स्टार्ट में क्रांति के लिए भी कुछ इश्यूज होते थे जी। तो लेकिन अभी हैबिट सी हो गई है। बुरा तब लगता है, डर नहीं लगता, बुरा लगता है जब आपके बच्चों को मारने की धमकी आती है। तो वो चीज़ से आपको कि क्या कायर किस्म के लोग हैं ये लोग के जो बच्चों को धमकियाँ देते हैं। जैसे आपकी माँ पर भी उन मंत्री जी ने कहा था कि इनसे पता करो कि इन्हें जलाया गया है, दफना। एक माँ के बारे में कुछ समय ऐसा समय कहना? समय समय कहते हैं ना, समय का चक्र है। अभी भी जो दिन देखे हैं लोगों ने, आगे का भी समय है, समय का चक्र है, वेट कर रहा हूँ मैं। सर, एक सरकारी अफसर को अलाउड नहीं होता है घर में कोई केसेस डिस्कस करना, पर चूंकि आपकी धर्मपत्नी बॉलीवुड से संबंध रखती है, तो जब भी आपने बॉलीवुड पर रेड करी या बॉलीवुड से जुड़ी हुई कोई भी घटना हुई, क्या आप घर में डिस्कस करते हैं अपनी पत्नी से? नहीं है, उसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली। शी इज़ अ वेरी सॉर्टेड पर्सन, वो क्रिएटिव पर्सन है। वो अभी फ़िलहाल शी इज़ अ फिल्म मेकर, अभी लिखान करती है, डायरेक्ट करती है। शी इज़ बिजी इन हर ओन लाइफ। और रही बात मेरी डिस्कस करने की, व्हाट इज़ द पॉइंट इन डिस्कसिंग थिंग्स यू नो विच इज़ नॉट इन द कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो, और उससे उसको कोई यू नो इंटरेस्ट नहीं, ना कोई रस नहीं छोटी सी मिलता। इंडस्ट्री है, आपको नहीं लगता कि उनके करियर पर फर्क पड़ेगा इससे? शी इज़ मोस्टली इनटू मराठी फिल्म्स, यू नो। तो मराठी एक्टर्स के घर रेड नहीं पड़ेगी? नहीं, आई डोंट रिमेंबर, यू नो, मैं इतना कभी, मुझे याद नहीं है वो चीज़ कि कभी, लेकिन नेवर शी इंटरफीयर्ड इन माय लाइफ, इन माय केसेस, इन माय प्रोफेशन, एंड नाइदर मुझे कुछ पता भी नहीं फिल्म के बारे में, और मैं जानता भी नहीं उस चीज़ को। आप फिल्में नहीं देखते? नो, आई एम वेरी मच इलिटरेट इन क्रिएटिव थिंग्स। मुझे ना समझ आती है वो चीज़, ना मैं कोई कंट्रीब्यूशन कर पाता हूँ वो चीज़ पर के आप बारे में। देखते तो होंगे? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ, मुझे लास्ट याद है, मैंने एक मूवी देखा था तानाजी मालुसरे के बारे में, मराठी में एक मूवी थी। और फिर एक और बाजी प्रभु देशपांडे की एक और मूवी आई थी, वो मैंने देखी है। एक दामोदर सावरकर जी की एक मूवी देखा था मैंने हिंदी में अभी। सर, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से बहुत प्रेरित रहते हैं। क्या अभी रिसेंटली जो छावा मूवी आई थी आपने देखी? बिल्कुल, हाँ, वो हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, वो भी मैंने मूवी देखी। बहुत यू नो वन ऑफ द टॉप मूवीज है, एंड आई रियली लाइक द मूवी। आपको लगता है इस तरह की फिल्में और आने चाहिए? और विशेषता जो देखिए, फिल्म एक एंड जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, ये एक माध्यम है, पब्लिक ज़्यादा देखती है आपका संदेश पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रियल हीरोज़ हैं हमारे लाइफ में, हमारे भारतवर्ष में जो रियल हीरोज़ आके गए, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, जो लड़ने का एक प्रतीक है, जो सच्ची लड़ाई के लिए एक प्रतीक है, जो इंग्लिश में कहते हैं नेवर सरेंडर एटीट्यूड जी। तो ये एक आइडियल्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रियल हीरोज़ हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, ये रियल हीरोज़, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इनके ऊपर आप स्टोरी बनाइए। ये पब्लिक, ये बच्चों को बताना चाहिए आपको कि किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया। इससे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूवीज एंड द प्रॉफिट, इससे जो बच्चे हैं जब ये बड़े होते, जब ये संघर्ष करते हैं, तो काफ़ी प्रेरित होते हैं।
पर सर ये कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए तो बॉलीवुड के एक्टर्स को ही कोई भी हो, सी आई डोंट हैव पड़ेगा। एनी इश्यूज रिगार्डिंग दोस थिंग्स, कोई भी हो, मुझे से कोई लेना देना नहीं है, या फिर नॉर्मल पब्लिक को भी इसे नहीं, बट जो रियल लाइफ जो घटनाएं होती है ये पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, और ये बहुत प्रभाव होता है लोगों का। जैसा मैंने आपसे कहा है, मेरी मदर ने मेरे को बचपन में महाभारत में कृष्णा भगवान ने क्या कहा, उनके संवाद, कर्ण ने क्या भूमिका निभाई, जी तो ये काफ़ी प्रेरित की थी। कर्ण ने किस प्रकार से धर्म युद्ध हुआ, जी एक धर्म दुविधा थी उनके मन में भी, तो ये सब बचपन में मुझे थिंकिंग दी जाती थी। उसके बाद में भी जैसा कि पावनगढ़, जी बाजी प्रभु देशपांडे ने पावनगढ़ की जो लड़ाई लड़ी थी, 10,000 लोगों के सामने सिर्फ 300 जन लड़े थे, और वो भी हिंदवी स्वराज के लिए, एक धर्म की रक्षा करने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की रक्षा करने के लिए एक इंसान अपनी जान दे रहा है एक मोटिव के लिए, छत्रपति के लिए, हिंदवी स्वराज के लिए, अकेला लड़ रहा 10,000 लोगों से। तो ये चीज़ मुझे आज भी प्रेरित करती है कि एक नहीं, ऐसे गंदे 100 आ जाए, 1000 आ जाए, मैं वहीं खड़ा हूँ और वहीं लड़ूंगा इनसे, धर्म के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने राष्ट्र के लिए। तो एक आरोप नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, 1000 आने दो, एक ऐसे छोटे मोटे जो कोई भी जिनके सुबह में आप नाम ले रहे थे मॉर्निंग में अभी, एक नहीं, ऐसे 1000 आ जाए, मैं वहीं कर रहा हूँ और उनको डट का मुकाबला दूंगा और डट का जवाब दूंगा, डट के उनको मैं। सर हमने अभी फिल्मों की बात करी कि ऐसे ही जो रियल हीरोज़ हैं, रियल लाइफ हीरोज़, उनकी फिल्में आनी चाहिए। आपकी लाइफ भी कुछ फिल्मी कहानी से कम नहीं है सर। जब आपने भी जिस तरह की समीर जी कार्रवाई करी, पूरा देश उस कार्रवाई को उस वक्त कैमरे की लेंस से देख रहा था, जो मीडिया दिखा रही थी उस तरह से देख रहा था। उस ऐसे समय में चुप रहना भी एक बड़ी ताकत है, और आप चुप थे। आप मुझे याद है मीडिया जब बिल्कुल माइक लेकर आपके पास आती थी तो आप कहते थे सत्यमेव जयते। इसके अलावा आपने उस समय कोई भी बयानबाजी नहीं करी। ये उसके पीछे भी एक रूल, एक पीछे भी उसका एक रीज़न था बेसिकली। कहना तो बहुत चाहता था मैं, लेकिन जब भी आरोप लगते हैं आप पे जी तो देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट कि आप उस आरोप का जवाब, इट डजेंट मैच, यू नो, यू कैन नॉट जस्ट गो आउटसाइड एंड ब्रेक द कोड ऑफ कंडक्ट। सिविल सर्विसेज रूल होते हैं, आप एक गवर्नमेंट के अधिकारी हो, तो मुझे भी इंस्ट्रक्शंस थे एंड कोड ऑफ कंडक्ट भी कहता था नॉट टू इंटरेक्ट विद द मीडिया। बात बहुत करना चाहता था क्योंकि गलत किया नहीं तो गलत आरोप लूँगा भी नहीं। इसके लिए सबसे सही जवाब सत्यमेव जयते हैं उस चीज़ का। पब्लिक में बात नहीं कर सकता हूँ, अभी बात ज़रूर कर सकते हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ओपन हुई है अभी। मैं बात नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मेरे परिवार को सामने आना पड़ा, और उन्होंने खुद कहा है कि गलत लिए नहीं है तो गलत करे, नहीं है तो गलत चीज़ का वो भी नहीं करेंगे, आरोप भी नहीं लेंगे। तो इसके लिए मेरे फैमिली, मेरी सिस्टर, मेरी वाइफ, मेरे पिताजी कैमरे के सामने आके बिंदास बात किया उन्होंने, बेधड़क। सर आपका सबसे चर्चित केस, सैडली आप हमेशा कहते हैं कि मैंने 3,500 केसेस सॉल्व किए हैं, पर बॉलीवुड के 8-9 के बारे में आप बात करते हैं, पर आपका सबसे लाइफ का चर्चित केस रहा कॉर्डेलिया केस। आपके इन्फॉर्मेंट्स ने आपको ये जानकारी बहुत पहले से दी हुई थी, और आप लोग बहुत दिनों से इस केस के ऊपर फाइनलाइज कर रहे थे इस केस को। जब फाइनली इस केस की बारी आई, क्या आपको पहले से पता था कि आर्यन खान उस शिप पर देखिए, है? मैंने इस केस को तो बहुत कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, और बात भी करना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि प्रश्न जब पूछे जाते हैं या फिर कभी बाहर, तो वाई डजंट ही टॉक। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। जी सर। मई 2023 में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने मैंने एक हलफनामा दिया है, मैंने एक एफिडेविट दिया है कि आई विल नॉट स्पीक रिगार्डिंग दिस केस टू द मीडिया, जिससे केस में या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा ना हो, या फिर एक मैंने एफिडेविट दिया है एट द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। और मैं भारत न्याय प्रणाली की काफ़ी इज्जत करता हूँ, उसी वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ, न्याय प्रणाली के वजह से। एक बहुत ही भक्कम, बहुत ही इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट जुडिशरी हमारे राष्ट्र में, तो मैं उसकी अवमानना नहीं कर सकता। तो उस नाते मैं इस केस के बारे में कभी भी बात, टिल द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट इज देयर, आई कैन नॉट टॉक दैट।
मैं एक जनरल सवाल पूछना चाहती हूँ एज अ लेमैन, क्योंकि मुझे इतनी कानून के बारे में जानकारी नहीं है। एक आर्यन खान, क्योंकि उनके ऊपर केस है, आप बात नहीं करना चाहते हैं, पर आर्यन खान के पास कुछ भी पाया नहीं गया ऐसा सामने आया और उनको बरी कर दिया गया था। आप कहते हैं कि उनको बालक मत कहिए क्योंकि वो 23-24 साल के थे, पर एक माँ के लिए तो फिर भी वो उनके बच्चे थे। आपने बिना किसी सबूत के उनको 25 दिन तक कस्टडी में रखा। आपने ये नहीं सोचा कि बिना किसी एक्सप्लेनेशन के मैं एक बच्चे को 25 दिन के लिए कस्टडी में रख रहा हूँ, तो ये गलत है। 24 साल की उम्र में हमारे शहीद भगत सिंह जी ने देश के लिए जान दिया है, तो 24 साल में बालक, 24 साल बालक, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं कहना चाह रही हूँ माँ के लिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जब भी हम किसको अरेस्ट करते हैं, आँख बंद करके अरेस्ट नहीं करते हैं जी। हमारा काम सिर्फ एक केस करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। कोई भी एक आरोपी होता है उसको हमको कोर्ट के सामने लेके जाना पड़ता है। ठीक है। तो जो कस्टडीज होती है वो माननीय कोर्ट देता है। अगर बहुत सारे केसेस में बेल रिजेक्ट होते हैं, तो कुछ केसेस में बेल 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं। अगर कोई भी केस पहले गलत होता है तो कोर्ट के सामने होता है जी। कोर्ट के पास सबसे बड़ा न्यायालय होता है। तो अगर कोई गलत होता है तो पहले दिन ही न्यायालय इसका संज्ञान लेके अधिकारी के ऊपर केस कर देती है, स्ट्रिक्चर पास हो जाते हैं। कुछ केसेस में तो बेल रिजेक्ट हुई है और कोर्ट के परमिशन से बेल रिजेक्ट हुई, और कुछ लोग बहुत दिन जेल में रह चुके हैं इस वजह से, जुडिशियल कस्टडी जिसे कहते हैं। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि कोई इनोसेंट होता है तो क्योंकि न्यायालय होता है, एक चेक बैलेंस करे। हमारा तो सिर्फ काम होता है कि केस कर दे, एग्जीक्यूशन कर दे, इन्वेस्टिगेट करें। रही बात तीसरी, जो एक मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में होता है कि कभी भी कोई ड्रग अगर आपके पास नहीं मिला तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। अगर मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ जी। अगर एक व्यक्ति ड्रग के साथ में पकड़ा गया जी। तो ज़रूर उस ड्रग्स को किसने बनाया होगा, ठीक है। ज़रूर उस ड्रग्स को किसने सप्लाई किया होगा, जी। और एक और तीसरा पर्सन होता है जिसको ड्रग्स दिया जाता है। तो जब भी आप कोई एक बंदे को पकड़ते हैं ड्रग्स के साथ में, तो आप ये एक्सपेक्टेशन करते हो, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि जिसने ड्रग्स बनाया उसके ऊपर एक्शन ना ले, जो ड्रग्स खरीदने वाला है, लेने वाला, उसके ऊपर एक्शन ना ले। इन दोनों के पास भी आपको ड्रग्स नहीं मिलेगा। तो आपके लॉजिक से, आपके एक्सप्लेनेशन से, क्या ये दोनों लोगों को छोड़ देना चाहिए? सर एक बार मैं फिर समझना चाहती हूँ, क्योंकि लाइक यू सेड मिसकंसेप्शन है और मुझे भी है और ऑडियंस तो को भी है। लॉ एंटेल्स द एंटायर चेन इज बीइंग अरेस्टेड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। रिकवरी भले ही किसके पास में हो, लेकिन जब भी रिकवरी का कोई भी किससे लेना देना हो तो दोज पीपल पे भी एक्शन होती है उस दौरान। पर समीर जी, तो फिर आर्यन खान को तो बलि का बकरा बना दिया गया। इसमें बलि का बकरा कोई बनता नहीं है। बहुत ही सोचने समझने के बाद में देर इज़ अ कॉन्शियस पोजेशन, देर इज़ सम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, देर इज़ सम स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होते हैं तो इस बिना पे कार्रवाई होती है। ये 3-4 बिना पे कार्रवाई होती है। वो पेपर्स कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद में बेल डिसाइड होती है कि बेल होनी नहीं होनी है, उसके बाद में बेल रिजेक्ट होती है या फिर एक्सेप्ट होती है। पहले एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है, उसके बाद एक और सेशंस कोर्ट होता है, वहाँ पर भी सेम डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, वहाँ पर भी बेल एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। कुछ केसेस में रिजेक्ट हो गई, तो इट इज़ नॉट लाइक कि अकेला कोई वानखेड़े ये चीज़ों को कर रहा है और या गलत है। इट गोज़ अंडर लॉट मेनी प्रोसीजर्स। सर आप इस केस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की भी इस वक्त बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक चिंतित पिता की बात करना चाहती हूँ। वो जब आपसे बात करना चाह रहे थे, वो किसी भी तरह से एक आप तक अपना संवाद पहुँचाना चाह रहे थे, और उन्होंने बहुत मजबूरी में आपको कुछ लिखा, वो चैट आपने लीक कर दी। क्या ये कहाँ तक सच है? देखिए, अगेन लीक करना ये बहुत ही इट वुड बी अ वेरी रॉन्ग वर्ड। जी। ना लीक करना मेरी हैबिट है, ना मैं इतना कमज़ोर हूँ ये सब चीज़ें हटकंडे अपनाने के लिए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं ये सब काम करने की। जो कोई भी एविडेंसेस होते हैं कोई चीज़ के, मैं उसे कानूनी न्यायालय के रूप में करता हूँ और उसे सिर्फ न्यायालय के रूप में
प्रस्तुत करता हूँ, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मुझे ये लीक करना, ये सब करना, ये सब बहुत ही दैट डजंट सूट मी। और ये सब ऐसे कमज़ोरों की तरह मैं काम भी नहीं करता, डंके की चोट पे करता हूँ जो करता हूँ। सर 25 दिन वो जेल में रहे, कस्टडी में रहे, और 25 करोड़ की ब्राइब की डिमांड हुई, तो क्या एक दिन के जेल की कीमत 1 करोड़ लगाई गई? वो सब आप लोगों ने देखा कि उस आरोप का क्या हुआ बेसिकली। चैट्स भी आप लोगों ने पढ़े जी चैट्स में, मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्या है जी। बेसिकली। और रही बात, मैंने तो एक्शन लिया है, छोड़ा नहीं है किसको भी। जब आप पे ब्राइब का आरोप लगा तो आपने मैं तो यही बात करूँगा कि मैंने तो एक्शन लिया था, मैंने तो छोड़ा नहीं किसको भी कभी। तो ये आरोप लगना, किससे मांगा या छोड़ने की बात, मैंने तो पकड़ा है, बस इतना ही कहूँगा मैं। और दूसरी बात, और ये भी कहना चाहूँगा, उस केस के संदर्भ में नहीं, लेकिन इसी केस में एक अलग चीज़ पे भी जो रिपोर्ट्स बनी थी, उस रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया गया है माननीय लॉर्ड मेनी जुडिशरी, माननीय कैट ने। फिर बाद में वही ऑर्डर को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को भी उसको कंफर्म कर दिया है, माननीय न्यायालय ने भी कंफर्म किया है। तो ये जो रिपोर्ट्स जिनके आधार पर ये सब केसेस हुए हैं, दोस रिपोर्ट्स हैज़ बीन हेल्ड टू बी लीगली अनटेनेबल। समीर जी, आप भारत के संविधान को, कोर्ट को सर्वोच्च मानते हैं और आप हमेशा सत्यमेव जयते भी कहते हैं। अगर इस केस में हर तरह से उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो क्या समीर वानखेड़े माफ़ी मांगेगा? किसको क्लीन चिट, कौन सी बात कर रहे हैं आप? इस केस में जितने भी आरोपी आपने गिरफ्तार किए उस केस में जितना मुझे पता, चार्जशीट फाइल कर दी गई है, ट्रायल चल रहा है अभी, जितना पेपर में पढ़ते हैं, ट्रायल माइट बी गोइंग ऑन इन दैट केस। बॉलीवुड में एक ड्रग नेक्सस की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब रिया और शौविक को आप लोगों ने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया तो कई और लोगों को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, जैसे दीपिका पादुकोण थी और कई लोगों को बुलाया गया। आप हर बॉलीवुड के केस में समीर वानखेड़े क्यों लीड कर रहे होते हैं? टीम ऑफिसर तो कई हैं, लोग कहते हैं कि आपको लाइमलाइट में रहना पसंद वो है। केस मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा था। ड्रग मैं ये लोगों को शायद किसने मिस इन्फॉर्मेशन दिया होगा। देयर वर 2 केसेस। एक तो सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस है, जिसमें काफ़ी लोग अरेस्ट हुए थे। ये जो एक्टर वगैरह एक्ट्रेसेस का नाम लिया था, आई वाज नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, देयर वाज अ टीम इन दिल्ली व्हिच वाज इन्वेस्टिगेटिंग। मेरा कोई लेना देना नहीं उस केस। और मैं इन बॉलीवुड के पर्सनालिटीज़ का नाम शायद इसलिए भी लेती हूँ सर कि वेरी सैड स्टेट ऑफ आवर कंट्री की जिनके नाम लेने चाहिए उनके हम लेते नहीं, बट सैडली हमने अपने हीरोज़ गलत बना लिए हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था, मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रही, मैं उनका नाम इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उनके नामों की वजह से केस जाने गए। अगर आपके पास में 0.1 ग्राम भी ड्रग्स मिलेगा तो दैट इज़ अ क्राइम अंडर द NDPS एक्ट। देयर इज अ जेल फॉर 1 ईयर इन दैट एंड अ फाइन ऑफ 10,000 रुपीस। सर, पर रिफॉर्मेशन हो सकता है, डी एडिक्शन सेंटर, देयर इज अ सेक्शन 64 है, लेकिन दैट इज आफ्टर दी कानूनी प्रोसीजर के बाद में। यू कैन ऑप्ट फॉर ऑब्टेनिंग इम्यूनिटी एज पर 64A, बट आफ्टर दी कंसिडरेड टाइम एंड फेसिंग द लॉ इन दैट। अगर 1 ग्राम भी मिला या 1000 किलो भी मिला, दैट इज़ अ क्राइम अंडर NDPS एक्ट। मैं ये नहीं, मैंने मेरे करियर में अराउंड 17 टन ड्रग्स पकड़े, मैंने 6 टन भी पकड़ा है, 6 ग्राम भी पकड़ा है। तो अगर 6 ग्राम मुझे मिल जाएगा तो मैं आग मूंद नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ बड़े केसेस करूँगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। मैं अगर 6 ग्राम मिला तो भी पकड़ूंगा, 6 टन मिला तो भी पकड़ूंगा, बिकॉज इट इज़ बैंड अंडर द लॉ। और सेकेंडली, अगर घर में जो माताओं को, जो बहनों को प्रॉब्लम्स होते हैं ड्रग्स के वजह से, वो 6 टन के वजह से नहीं, 6 ग्राम के वजह से ही होते हैं। घर में जब बच्चा ड्रग्स पीता है तो उसके पास में 6 ग्राम छोटे छोटे 0.6 ग्राम 6 ग्राम से ही होता है एडिक्शन, और वो एडिक्शन उसकी जान ले लेता है एक दिन। सर, तो कानून के तहत रीजनेबल क्वांटिटी कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग रिगार्डिंग, अगर आपके पास 0.6 ग्राम भी मिला, दैट इज़ अ क्राइम अंडर NDPS एक्ट। फिर आप सेंट्रल एक्साइज में गए और टैक्स इवेजन के मामले पर आपने अनुराग कश्यप, विवेक ओबेरॉय और राम गोपाल वर्मा जी के से भी वसूली करी। ये चैन से बैठना क्या हमारी फितरत में नहीं? देखिए, अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल, मेरे से होता नहीं है। हमारे भारत संविधान के लिए हमारे जहाँ पर पोस्टेड होते हैं वहाँ पर एक संविधान की या फिर उस लॉज की एक बुक होती है, किताब होती है। तो आर यू एक्सपेक्टिंग मी के आप कोई VIP या सो कॉल्ड VIP, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी के साथ में रूल अलग करें?
गरीबों के साथ में रूल अलग करे, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। एक रूल है, सबके समान सेम चीज़ होगी, डन दैट। अभी मीडिया उस चीज़ को उछालती है या फिर उनका फेस वैल्यू होता है या पब्लिक देखना चाहती है, तो ये मेरी मिस्टेक नहीं है। मीका सिंह को भी फॉरेन करेंसी के लिए आपने क्वेश्चनिंग करी थी और फाइन लगाया था, अरेस्ट हुआ था शायद, आई रिमेंबर दैट। अरेस्ट भी किया था। अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर, इन सभी को आपने अनडिस्क्लोज्ड करेंसी या शॉपिंग के लिए आपने उनसे फ़ाइन भरवाया था। ये तो फिर भी समझ में आता है, आप कहते हैं नो एक्सेप्शंस, फेस वैल्यू देखकर मैं आपको नहीं करूँगा, आप चाहे कोई भी हो। तो फिर मेरा यूनिफॉर्म पहनने का दायित्व नहीं बनता। बिल्कुल सर, यहाँ तक तो मैं आपके साथ समझती हूँ, पर जब वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी आ रही थी, आपने ये, मैं मेरे ऑडियंस को बचाना चाहती हूँ, 2011 में जब श्रीलंका से इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी आ रही थी, तो माननीय समीर वानखेड़े जी ने वो गोल्ड ट्रॉफ़ी पर ड्यूटी न देने की वजह से वो ट्रॉफ़ी जब्त कर ली थी। आप देश सेवक हैं, आपने ये नहीं सोचा कार्रवाई होती रहेगी, पर इस वक्त ये ट्रॉफ़ी देखिए, टेक्निकली क्या होता है जी कि देयर इज़ अ ड्यूटी एग्जेम्पशन नोटिस, राइट, नोटिफिकेशन एक इशू होता है भारत सरकार की तरफ से, लॉज होते हैं, अगर वो अलाउड होता है तो छोड़ देंगे, अगर अलाउड नहीं होता है तो हाउ कैन यू अलाउ इट बेसिकली। नंबर 2, देर इज़, आई रिमेंबर, बहुत पुरानी बात है लेकिन जितना मुझे याद है, देर इज़ अ बैगेज रूल जहाँ पर बोनाफाइड बैगेज आइटम अलाउड होता है कि आप अगर विदेश से आते हो तो आपका जो सामग्री होती है, आपके परिवार की सामग्री होती है, आपके खुद के लिए होता है या फिर आप आपके फैमिली को गिफ्ट देने के लिए, जिसे बोनाफाइड बैगेज आइटम कहते हैं, वो परमिटेड होता है वो चैनल से। ये सब चैनल से अगर आप एक नॉन बोनाफाइड जो आपके लिए नहीं है, विच इज़ अ कमर्शियल एंटरप्राइज, कमर्शियल चीज़ों के लिए है ये, इट इज़ नॉट समथिंग ओलंपिक ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, कमर्शियल चीज़ के लिए जिसके लिए कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नहीं है कि इस पे ड्यूटी नहीं होगी, तो भारत सरकार एक नोटिफिकेशन देती है, वो भी नहीं है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू डू दैट? आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड द रूल। हम लोग यहाँ पर जैसा कि एयरपोर्ट में हम लोग कार्यरत होते हैं, कोई सऊदी अरब से, कोई कतार से, कोई कुवैत से भारत का एक मजदूर जाता है, 3 साल अपने बीवी बच्चों से अलग रहता है, अपने माता पिता से अलग रहता है, धूप में अपना पेट काम काट के पैसे बचाता है, एक छोटी सी गोल्ड चेन लेके आता है, तो हम लोग का काम उससे ड्यूटी चुकाना है या उससे ड्यूटी रिकवर करना है, और बाकी का ऐसी चीज़ों को छोड़ना है, दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ। सर, पर ये पर्सनल आइटम तो नहीं था? पर्सनल नहीं था, इसके लिए अलाउड नहीं था। अच्छा, पर्सनल, अगर पर्सनल बैगेज आइटम होता तो दैट वाज अलाउड एज पर रूल, इट वाज अ नॉन मैनिफर्ड बैगेज आइटम। सो आप ड्यूटी एग्जेम्पशन में तो बहुत छोटा अधिकारी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ लॉ, यू नीड टू गेट अ ड्यूटी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, शो इट टू अस, आई लीव इट, इफ इट इज़ नॉट देयर आई विल डिटेन इट। आपके 15 साल के करियर में मेरे ख्याल आपने 17,000 किलो नारकोटिक्स और 165 किलो गोल्ड पकड़ा है। 165 नहीं, बहुत ज़्यादा, वो तो 185 एक केस, एक ही केस हुआ था 2019 में, वो केस एक है, बट गोल्ड भी बहुत पकड़ा रहा हूँ। जाकिर नाइक का जो एक केस था वो भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ बना था, उस केस के बारे में क्या? आई रिमेंबर दिस जेंटलमैन, दिस नॉन जेंटलमैन आई वुड लाइक टू से, ये बेसिकली भारत के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे, उनकी एजेंसी 2014 या 15 की, डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम काफ़ी केसेस भी थे, भड़काऊ भाषण के केसेस थे, देन कुछ रिलीजन में, 2 रिलीजन्स में यू नो वाद करना, वो भी कुछ चार्जेस थे, कुछ एक्टिविटीज़ उनकी जो इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन थी, तो दे वर डूइंग सम एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वो कुछ कॉन्फिडेंशियल भी क्लॉसेस होते हैं उसमें, लेकिन कार्रवाई ज़रूर की गई। डोंगरी स्थित उनके ऑफिस पे भी रेड किया गया, बहुत सारे मटेरियल्स रिकवर किया गया। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन दी कंट्री ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं तो कानूनी कार्रवाई और सख्ती से हो सकती थी, एंड बाद में काफ़ी लंबा केस चला वो। आई होप कि ही कम्स बैक टू फेस द ट्रायल, हमारी एजेंसीज उसको वापस लाने में कामयाब हो जाए, नहीं फेसेस द लॉ बेसिकली। जी, आईसिस के खिलाफ भी आपने एक मुहिम जारी करी थी, और ऐसे समय में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या जिसकी तरफ शायद हमारा ध्यान नहीं जा रहा है वो है नार्को टेररिज्म, और हम ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आपने जैसे कहा, चाहे वो 1 ग्राम हो चाहे वो 1 किलो है, इसका पैसा ऐसे गतिविधियों को फंड करने के भी काम देखिए, ये जो टर्म है नार्को टेररिज्म, ये लेमैन में इसका ये कहना चाहूँगा मैं कि जो पैसे बच्चे खरीदते हैं अपने माँ बाप से लेके, पॉकेट मनी से लेके खरीदते हैं,
ये पैसे जाते हैं हवाला के थ्रू, हमारे जो राष्ट्र के जो शत्रु बैठे हुए हैं बाहर, जी या फिर शत्रु राष्ट्र के पास में पैसे जाते हैं, और वही पैसे यूज़ होते हैं हमारे भारत के खिलाफ गतिविधियां करने के लिए, जैसे कि अटैक ऑन द लॉ एनफोर्समेंट, अटैक ऑन द आर्मी, पुलिस, बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल जी दोस जी टेररिस्ट जी एक्टिविटीज़। तो यही पैसे यूज़ होते हैं। तो हमको जाहिर सी बातें नहीं चाहिए कि हमारे मेहनत के पैसे, हमारे बच्चों को जो हम पैसे बिल्कुल। देते हैं, ये देश के खिलाफ यूज़ हो। तो उसे रोकने के लिए वी नीड टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। जैसे अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ बिल्कुल, वेरी ट्रू, आतंकवादियों वेरी का, ट्रू, वेरी ट्रू। तो कहीं ना कहीं हम एज अ सोसाइटी भी जिम्मेदार थे। जिम्मेदार एब्सोल्युटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट टू प्रमोट ड्रग ट्रेड। तो कहीं ना कहीं जो उनके पास इतने आधुनिक हथियार हैं, कहाँ से आते हैं? बहुत सारे, उसमें से एक मेजर चंक नारकोटिक्स के पैसे से आता है इनके पास में। सो वी नीड टू स्टॉप दैट मनी। सो वेरी डीपली रूटेड। वेरी डीपली रूटेड। जो हमारे बच्चे, या जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, उनको इतना सेंस नहीं होता है, लेकिन पेरेंट्स को अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ अ वेरी बिग नेशनल इशू, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, अपार्ट फ्रॉम स्पॉइलिंग योर हेल्थ एंड योर बॉडी। करेक्ट सर। ये एक टर्म मैंने सुना था कि ये जो बाबू नेता कॉप नेक्सस है, इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है, और इसलिए शायद हम इसकी जड़ तक नहीं पहुंच देखिए पा क्या रहे होता हैं। है कि जब भी ये जो नारकोटिक्स लॉबी होती है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फिनेंशियली, दे आर स्ट्रॉन्ग, समाज में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके हर जगह नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कोई भी रोकने की कोशिश होता है तो फिर यही सब आपको देखने मिलेगा कि वो अधिकारी की माँ की कास्ट क्या है, बाप की कास्ट क्या है, कितने पैसे लेता है, भ्रष्ट है, फॉरेन जाते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखने मिलती है अगर कोई ये सब चीज़ों को रोकने की कोशिश करेगा तो। सो फॉर दैट रीज़न बाकी के लोग भी ये सोचते हैं, अरे यार वो तो झेल लिया, वो तो लड़ लिया, जी हम लोग क्या करेंगे? यू नो दीज थिंग्स डेफिनेटली देयर इज देयर एट द बैक ऑफ द पर्सन हु इज फाइटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कभी अगर कोई ड्रग रखने की कोशिश करता है, इन्फॉर्मर हो, तो उसको तुरंत जान से मारने की धमकी हो जाती है, अटैक हो जाते हैं। सो दीज थिंग, तो लोगों का ये एक एटीट्यूड बन गया कि हमारा इशू नहीं है, हमें कुछ लेना देना नहीं चीज़ से। तो इसके लिए ये एटीट्यूड देख के ड्रग पेडलर्स, ड्रग सप्लायर्स हैं, तो ये और उनको यू नो मोटिवेशन मिलता है और काम करते हैं। लेकिन मेरा भी यही एक उद्देश्य है, मोटिव है। एवरी सैटरडे संडे भी मैं यही करता हूँ, नशा मुक्ति का काम। स्लम्स में जाके, डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, गांव में जाके, रहायशी इलाकों में जाके लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करता हूँ, हेल्पलाइंस की नंबर देने की कोशिश करता हूँ, मेल आईडी देने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू बोल्डन देम कि इनसे डरो मत। अगर हम एकजुट करके इनके खिलाफ में एक आवाज़ भी उठाएंगे, 2 मिनट में भाग जाएंगे ये लोग। सो आई ट्राई टू डू दैट। राइट सर, जब हम ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क की बात करते हैं, इन दिनों जो काफ़ी लोग पकड़े गए हैं 22 से 35 साल की उम्र में, उनमें से कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस हैं। आपको ऐसे इतने अच्छे पढ़े लिखे नौजवान, क्यों आपको लगता है पैसों की वजह से? क्या देखिए, रीज़न इसमें हो बहुत सकता सारी है? रीजंस होती है। एक तो कॉलेजेस में भी बच्चे जो करते पीर प्रेशर, जी एक देयर इज़ अ ग्रुप बेसिकली, कि उस जी। ग्रुप में एक्सेप्टेंस जाने के लिए इन पीर प्रेशर दे स्टार्ट कंज्यूमिंग एंड बिहेविंग लाइक देम, कि मुझे भी वो ग्रुप में एक्सेप्टेंस, मुझे भी समाज में एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे भी वो इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस चाहिए। फॉर दैट रीज़न दे स्टार्ट कंज्यूमिंग देम सेल्फ, फिर बाद में वो एडिक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात है, देयर इज़ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अमंग पीपल। जैसा आपने खुद कहा कि छोटी सी अमाउंट ऑफ बिल्कुल ड्रग्स था, बिल्कुल। तो बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन है कि ठीक है, छोटी सी तो है, हम कंज्यूम करें, क्राइम नहीं है। हाँ। बट दैट इज़ अ क्राइम। इट इज़ नॉट इक्वल टू सिगरेट्स, इट इज़ नॉट इक्वल टू भांग। इट इज़ एन NDPS, इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो लोगों को ये पता नहीं होता है, तो रिक्रिएशन के लिए, जागरूकता के लिए, अलर्ट रहने के लिए दे डू दैट। जी थर्डली, फिर बाद में ऐसा भी होता है कि कुछ अगेन मिसकंसेप्शन होता है जी। कि हम ड्रग पीने से हमारा शारीरिक संतुलन ठीक होता है, हम स्लिम रहेंगे, हमारा कंजम्पशन खाने का कम हो जाता है, वी बी फिट, वी बी एक्टिव। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इट प्लेज विथ योर माइंड, इट प्लेज विथ योर बॉडी, आपकी न्यूरो सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज, दीज आर वेरी बैड फॉर द बॉडी, सुसाइडिकल टेंडेंसी जनरेट करते हैं। सो एंड पीरियड, इट इज़ अ क्राइम। सर, आपने सेहत की बात करी कि किस तरह से ये ड्रग सेहत को ख़राब कर रहे हैं, पर इस वक्त सबसे बड़ी समस्या इन बाबू नेताओं की ही नहीं, बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की भी है। True. हम जानते हैं, आप और मेरे जैसा आदमी इंसान भी जानता है कि कोडीन नाम की जो कफ सिरप है, या उस ब्रांड नेम से जो भी बिकता है मार्केट में, वो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। वो एक सस्ता ऑल्टरनेटिव बन चुका है इस वक्त ड्रग्स के लिए। बट जब सरकार मुहिम चलाती है तो फार्मा कंपनीज आकर लड़ती हैं।
तो ये जो ड्रग स्टोर्स में अवेलेबल हैं उनको कैसे रोका जाए? See, there is a differentiation between narcotics medicine and NRX medicines. जी जी Narcotics and NRX. NRX is those medicines in layman term कि जिसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास में होती है और यू कैन टेक इट अक्रॉस द काउंटर ऑन प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली. वहीं बहुत सारे वहाँ पर रूल का दुरुपयोग होता है, फेक प्रिस्क्रिप्शन बनाई जाती है. कुछ मेडिसिन जो लीगली देना चाहिए, डाइवर्जन्स होते हैं, डोमेस्टिक डाइवर्जन्स कि कोई फार्मा कंपनी है वो लीगल ड्रग्स बना रही है, उसे मेडिकल स्टोर्स में प्रॉपर एक अकाउंटिंग लेजर के हिसाब से एक अकाउंटिंग करके उसको देना चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वो डोमेस्टिक मार्केट में डाइवर्ट हो जाती है एंड इट सेल्स इन द ब्लैक मार्केट एज एनडीपीएस ड्रग्स. सो ये जो आपने कोडीन कहा, फिर बाद में आपने देयर आर लॉट मेनी एटिजोलाम, देयर इज नाइट्रोजेपाम, एल्प्राजोलाम एंड ऑल दोस थिंग्स. ये सब मेडिसिन बच्चों के हाथ में, स्लम्स के बच्चों के हाथ में चली जाती है. तो देयर शुड बी अ proper check and balances. There should be a responsibility, social responsibility of the pharma companies also, of course, and they do it. Lot many people do it, लेकिन कुछ black sheep हर सोसाइटी में होती हैं. So उनको भी एक they should have a social responsibility कि इसके वजह से बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं. And of course implementation should be very strict. There should be no toleration policy, absolutely. सर, आपके माध्यम से मैं एक और बात जानना चाहती हूँ. हमारे देश का ये इम्प्रेशन है बाहर, और ये सच भी है, कि ये सारे ड्रग्स ओवर द काउंटर भी ये फार्मासिस्ट हमें दे देते हैं, जबकि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं. आपके माध्यम से मैं मेरे ऑडियंस को, या जो फार्मासिस्ट ऐसे कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ क्या इनके लिए सज़ा का प्रावधान है? एब्सोल्युटली, इसमें भी बहुत स्ट्रिंजेंट सज़ा का प्रावधान है. अगर आप देखेंगे सेक्शन 21 स्मॉल ए, इट इज़ रिगार्डिंग कंजम्पशन. कोई अगर स्मॉल क्वांटिटी में इसको कंज्यूम कर रहा है उसके लिए 1 साल की सज़ा है. किसके पास अगर ये ड्रग्स इंटरमीडिएट क्वांटिटी में पाया गया तो उसको 10 साल की सज़ा है. किसके पास में अगर ये कमर्शियल क्वांटिटी में पाया गया कोई, उसके लिए 20 साल की सज़ा है. फॉर एग्जांपल, अगर किसके पास में 1 लीटर कोडीन के ऊपर या 1 केजी कोडीन के ऊपर कोई किसके पास में पाया गया, दैट इज़ मोर देन 10 to 12 बॉटल्स, उसके लिए सज़ा है 20 साल की. इट इज़ सो स्ट्रिंजेंट. फार्मासिस्ट जो बेच रहे हैं उसके लिए भी सेम काइंड ऑफ प्रावधान है, उसके लिए भी सेम सज़ा है. तो ये मेडिसिन सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से लेना ज़रूरी है? ओनली प्रिस्क्रिप्शंस, एंड दैट टू लीगल वैलिड प्रिस्क्रिप्शन. डॉक्टर की सलाह? एब्सोल्युटली. नहीं तो इसके ऊपर मैक्सिमम अगर कोई फार्मेसी वाला कोई भी बंदा अगर ये इलीगल सेल कर रहा है उसके लिए भी 20 साल की सज़ा है. प्लस 27 बिगे फिनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये भी बहुत स्ट्रिंजेंट सज़ा है. सर, आजकल एक बड़ा कूल सा प्रचलन चला है छोटे बच्चों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ई सिगरेट्स और वेपिंग का. हमारी सरकार ने 2019 पर इस पे बैन लगाया था, पर आप और मैं दोनों जानते हैं कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और छोटे छोटे बच्चे अपने पॉकेट में स्कूल में लेकर घूम रहे हैं. सो मच सो दैट आई जस्ट सॉ वन नोटिस फ्रॉम अ स्कूल, बच्चे के लिए आया हुआ है. उसमें लिखा है कि अगर ई सिगरेट्स के साथ ये बच्चा पाया गया, इसका मतलब बच्चों के पास है वो ई सिगरेट्स. क्या ये इलीगल है इंडिया में, और इससे क्या नुकसान है? हाँ, मैं आपको इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा. इसमें जो व्हाट आई थिंक, जी, ड्रग कंजम्पशन के लिए देयर आर स्टेजेस बेसिकली. जी, जैसा कि पहला स्टेज होता है ई सिगरेट्स. जी, आज के टाइम पे बच्चा स्कूल में, आजकल लॉट मेनी किड्स के बैग्स में ई सिगरेट्स पाए जाते हैं, इजीली अवेलेबल. दैट इज़ नंबर 1. अगर उससे थोड़ा और ग्रेजुएट करने की बच्चा कोशिश करेगा तो वो हुक्का स्टार्ट करता है. काफ़ी हुक्का पार्लर्स आर अवेलेबल. सो दे कंज्यूम, ट्राई टू कंज्यूम, एडवेंचरिज्म और करने के लिए हुक्का करते हैं. हुक्का के बाद में एक बार उनको लगता है कि मुझे और कुछ चाहिए, देन दे स्टार्ट ड्रग्स बेसिकली. सो इट इज़ अ स्टेज ओनली, वेरी नफेरियस साइकिल एंड नफेरियस स्टेज. आपने सही कहा, 2019 में कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है. स्टिल इट इज़ वेरी मच प्रोहिबिटेड. इम्पोर्ट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड. लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा है कि ये जो गंदे प्रकार के लोग होते हैं, हमेशा दे फाइंड वेज टू ब्रेक द सिस्टम, टू सर्कमवेंट द लॉ, सर्कमवेंट द सिस्टम, और ये अनफॉर्चुनेटली पाए जाते हैं. आई होप कि लॉ इन्फोर्समेंट जो ऑन फील्ड काम करती है इसे और स्ट्रिक्टली ले, उसे इस तरह से ले कि दिस इज़ अ प्रीकर्सर, दिस इज़ अ स्टार्ट फॉर समथिंग वेरी डेंजरस. तो उस प्रकार से इसे देख के इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए. सर, मेडिकल टूरिज़्म के बारे में तो हम सब ने सुना है. आजकल इंडिया में अगर बात करें तो ड्रग टूरिज़्म बहुत प्रचलित हो रहा है. गोवा जैसी जगह, या कसोल वैली, पार्वती वैली में जो कसोल जगह है, वहाँ पे रेव कल्चर, मलाना नाम की कोई ड्रग है जो वहाँ पे बहुत कहते हैं. इट इज़ अ कहते हैं. And I'm sure it's all illegal. Absolutely, everything is illegal. काफ़ी प्राचीन समय से ये जो नाम आता है, तो इट इज़ प्राचीन समय से हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन
ट्रेडिशनली या बहुत पहले से जो प्लांट जो होता है तो वहाँ पर नेचुरली भी उगता था वो टाइम पे. अभी कम्प्लीटली इट इज़ प्रोहिबिटेड आफ्टर द NDPS एक्ट. एंड जो उसको कोआगुलेट करने के बाद में जो ड्रग्स बनता है उसे कहते हैं बेसिकली. इट इज़ डिराइव्ड आउट ओनली. तो ये काफ़ी प्रचलित है, हाई क्वालिटी माना जाता है. इलीगली उसको उगा के फिर गोवा, रेव पार्टीज, मुंबई, दिल्ली ऐसे बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन में उसे सप्लाई किया जाता है. अगर किसके पास में ये पाया जाता है, अगेन इट इज़ अ क्राइम. 20 kgs के बिलो अबाव होता है, कमर्शियल क्वांटिटी होता है. 20 kg to 1 kg इंटरमीडिएट क्वांटिटी होता है. लेस देन 1 kg होता है तो स्मॉल क्वांटिटी या फिर कंजम्पशन क्वांटिटी होता है. तो 1 किलो के ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी होता है. 1 किलो से 250 ग्राम्स तक इंटरमीडिएट, 250 ग्राम्स के नीचे स्मॉल क्वांटिटी हो जाता है बेसिकली ये. सो इट इज़ अ क्राइम एंड वी शुड स्टॉप इट. सर, जो ये फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं ये ड्रग टूरिज़्म को लेकर, और हमने कई बार रेव पार्टीज़ को बस्ट होते हुए भी देखा है, वहाँ पे ज़्यादातर ये फॉरेनर्स लोग मिलते हैं जो इन चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे होते हैं. क्या उनके लिए अलग सज़ा होती है या जो हमारे लिए लॉ है वो उनके लिए है? नहीं, हमारे लिए भी सेम सज़ा है. जो NDPS एक्ट वायलेट करेगा सबके लिए सेम सज़ा होती है, चाहे वो यहाँ का नेशनल हो या ना हो. नेशनलिटी डजेंट मैटर आउट हियर. इट इज़ अ वेरी हीनियस क्राइम. जो प्रावधान NDPS में नॉर्मल सिटीजन्स को, फॉरेनर के लिए भी सेम है उस चीज़ के लिए. आई स्टैंड करेक्टेड हियर. जब हम फॉरेनर्स की बात करते हैं तो नाइजीरियंस ज़्यादातर जब भी ड्रग बस्ट होते हैं या छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये नाइजीरियंस पाए जाते हैं. फिर भी आज इंडिया में उनकी एक बहुत पॉपुलेशन है. जब हमें पता है कि ये लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो आपको लगता नहीं कि एक स्ट्रिक्ट मेजर होना चाहिए इनको वीज़ा देने से पहले? और आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू. आई रिमेंबर देयर वर लॉट मेनी रिकमेंडेशंस आल्सो ऑफ द सेम पीपल, क्योंकि ये काफ़ी वायलेंट भी होते हैं. मैंने देखा है कि जब जो ड्रग ट्रेड में ये पाए जाते हैं ये नेशनैलिटी के लोग, सो दे आर अटैकिंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज. देयर ऑल्सो लॉट मेनी इलीगल इम्पोर्टेशन ऑफ प्रकार के ड्रग्स पाए गए हैं एयरपोर्ट्स पे, सिटी में जब भी केस बुक होता है. बहुत लोगों को तो ये भी बहुत लॉ एजेंसीज ने भी ये केस किया. फेक पासपोर्ट्स, फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वो भी पाए गए हैं. एक छोटा सा क्राइम करने के बाद में ट्रायल जब तक चलता है तो दे हैव टू स्टे इन इन द कंट्री. इसका लूपहोल लेके दे स्टार्ट द ड्रग ट्रेड. तो ये भी काफ़ी पाए गए थे. एजेंसीज ने सेपरेट डिटेंशन सेंटर बनाने की भी कोशिश की है. गोवा स्टेट ने भी करी है. काफ़ी अच्छा एक गोवा मॉडल भी है इस सिलसिले में, यही नेशनैलिटी के लोगों का. तो येस, इट इज़ गोइंग ऑन. द गवर्नमेंट नोज दैट. व्हाट आई रिमेंबर टिल 2021 दिस वाज द प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टैकल विद, एंड आई होप दे विल बी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब हमें वीज़ा चाहिए होती है, चाहे वो शेंगन हो चाहे US हो, वी हैव टू गो थ्रू लाइक अ बंच ऑफ पेपर वर्क. आई रिमेंबर, आई नो. और तो इनके लिए भी तो होना चाहिए, इनके Absolutely, it is there. They have started that, what I am aware of, till 2021, and I hope that they will tighten and strengthen more, differentiate between real passengers and criminal elements basically. सर, नाइजीरियंस की बात कर रहे थे तो मेरी रिसर्च में नहीं था, पर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ. बीच में बहुत चर्चा में था कि जो छोटी कंजम्पशन लोग करते हैं या ड्रग्स इन लोगों से, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स या पेडलर्स से लेते हैं, तो एक ऑटो आके रुकती थी और उसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स बैठे होते थे और जो भी ये संदिग्ध व्यक्ति उसको बीच में बैठा लेते थे और फिर उसको कहते थे हम NCB ऑफिस में आपको लेकर जा रहे हैं. इस तरह की बहुत घटनाएं आम होने लगी थी जहां. तो कैसे हम जाने कि ये सही NCB ऑफिसर है या नहीं है? See, first thing you need to check the I card. आइडेंटिटी कार्ड आपका अधिकार होता है और एवरी ऑफिसर जनरली कैरीज एन आइडेंटिटी कार्ड. सेकेंडली, अगर आपको फिर भी लगता है कि देयर इज़ अ फेक आइडेंटिटी कार्ड ऑल्सो, पता चल जाता है आपको, सो यू कैन डेफिनेटली कॉल इन 100, यू कैन कॉल इन 112. मानस एक हेल्पलाइन आई है होम मिनिस्ट्री की 1933. यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दैट नंबर, कंफर्म. आपको हार्डली 5 मिनट्स में क्रेडिबिलिटी आपकी इस्टेब्लिश हो जाएगी. सर, बट आई थिंक इसका पहला चीज़ ये है कि आप वो पेडलर से ड्रग कलेक्ट करने जाए ही नहीं. दैट इज, मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि इफ यू कन्फ्रंट दोस काइंड ऑफ पीपल, लेकिन अगर आपको कुछ कार्रवाई करनी, सो यू काइंडली अप्रोच दिस काइंड ऑफ नंबर्स एंड इमीडिएटली इन्फॉर्म देम rather than yourself going and meddling with these kind of people.
बिकॉज आई वाज थिंकिंग एक तरह से ठीक ही है, ये हो रहा है शायद इसी बहाने दे विल नॉट कंज्यूम, बट फाइनली इट इज अ क्राइम ओनली ना, मीन कोई भी किसी भी तरह अगर का कोई है ड्रग्स नहीं crime. बेच रहा लेकिन उनको ही बी कॉन्ड बेसिकली. राइट. आजकल एक नया टर्म प्रचलित हुआ है, डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी. ये क्या नए टर्म्स? सी डार्क वेब क्रिप्टो करेंसी इज अ वेरी न्यू एनिमी व्हाट वी आर फेसिंग. पहले तो हम लोग सब सुनना करते थे, ट्रक में आ रहा है, गाड़ी में आ रहा है, मूवीज़ वगैरह में जो दिखाता था, लेकिन अब थिंग्स हैव डिफरेंट. हमारे सामने एक एनिमी है जो हमें दिखता नहीं है. इट इज़ एन हिडन एनिमी, फेसलेस एनिमी. KYC नॉर्म्स बेसिकली क्या होता है कि लॉट मैनी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें वॉलेट आपके पास में होते हैं, जिसमें पैसे होते हैं. तो दीज क्रिप्टो करेंसीज की जो वॉलेट के थ्रू पेमेंट होता है ड्रग्स के लिए, दैट टू वो ड्रग ऑर्डर होता है डार्क वेब के थ्रू. सो क्योंकि अभी तक नॉर्म्स हैड नॉट बीन स्टैब्लिश, लॉट मैनी वॉलेट्स बनाने के लिए आपको विदाउट KYC यू कैन ओपन एन अकाउंट एंड हैव अ लेजर और हैव अ वॉलेट बेसिकली. तो जब KYC नहीं है तो अनोनिमिटी इज़ देयर, और यही अनोनिमिटी USP होती है इन डार्क वेब की और ड्रग सप्लायर्स लोगों की. भेजने वाला कौन है पता नहीं, खरीदने वाला कौन है पता नहीं. सो इट्स अ चैलेंज बेसिकली. लाइक यू सेड, फेसलेस एनिमी. Faceless, absolutely. But it is there, yes. Lot many agencies are booking cases. I remember we had started cracking on dark web basically. A lot many agencies are doing now. So सर वो कहते हैं ना, नियम बाद में बनते हैं, उसको तोड़ने के तरीके लोग पहले absolutely, अपना लेते absolutely, हैं. absolutely. और आजकल ड्रग्स को छुपाने और कंसील करने के भी आप, आई एम श्योर, ऐसे ऐसे तरीके आप लोगों ने बहुत देखे दे होंगे. ट्राई टू बी वन स्टेप अहेड, लेकिन पकड़े जाते हैं. बहुत अलग अलग प्रकार से होते हैं. कभी म्यूल्स कैरी करते हैं, अपने फेक बॉटम्स बनाते हैं बैग के अंदर, उसे कंसील करते हैं. कभी उसे कंज्यूम कर देते हैं, कैप्सूल्स को अपने पेट में लेके आते हैं, अपने बॉडी कैविटीज़ में डालते हैं. सो लॉट मेनी मोडस ऑपरेंडी इज देयर टू. सर एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में 2022 को एक ड्रग बस्ट हुआ था, जहां मुलेठी, वो हमने किया था 2020 में, इफ आई रिमेंबर, 2020 में, जस्ट बिफोर गोइंग टू NCB व्हेन आई वाज इन DRI. सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, बिकॉज आप लोग पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि ड्रग्स की इंफॉर्मेशन है, और कंसाइनमेंट इट वाज पकड़ा गया है कि मुलेठी ड्रग्स है लिकोराइस रूट डिक्लेयर किया था उसे, मुलेठी डिक्लेयर किया था, लेकिन अंदर कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान वाया ईरान एंड लैंडिंग अप एट द नावा शेवा पोर्ट. तो वो को मुलेठी में डिप करके उसको सन ड्राई कर दिया गया. सन ड्राई किया था उसे, उसके ऊपर बार्क्स लगाए गए थे. हर एक पाइप के अंदर लगभग 10 से 20 ग्राम ड्रग्स था. एंड बहुत मेहनत किया था बेसिकली. समीर जी, आपने मेहनत पर पानी फेर दिया. ठीक है, नहीं, बट थैंक गॉड यू मेंशन दिस केस. लोगों को ये तो पता चलता होगा कि 200-300 kgs एक शॉट में पकड़ा है, नहीं तो लोग बहुत क्रिटिसाइज करते रहे तो सिर्फ ग्राम्स पकड़ते. सर इनफैक्ट पनवेल में भी रिमेंबर एक जूट बैग का केस हुआ था जिसमें बोरो को में डिप करके सुखाया. दे गॉट इट एंड दे डिक्लेयर्ड इट बेसिकली इलीगली. समीर जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कितनी मेहनत लगती है? तो आप कितने दुश्मन बना रहे हैं. तो सैलरी भी मिलती है ना. और वो सैलरी से आपका हक बनता है कि आप लंदन जाएं. एब्सोल्युटली. और अभी तो जैसा कि मैंने ये भी जो आरोप लगाते हैं कि लंदन गया था, तो आई थिंक सो इट वाज सम 10 टूर्स आफ्टर द सर्विस. अभी मिस्टेक हो गई थी 10 है, इस बार 24 होगी आगे. एक बहुत ही डेंजरस तरीके के कंसीलमेंट के बारे में हमने जाना था, बॉडी पैकर्स और स्वॉलोअर्स जिनको कहते हैं. वही मैंने आपसे कहा कि जो म्यूल्स होते हैं, सो दे स्वॉलो इट बेसिकली. कैप्सूल्स होते हैं 10-10 ग्राम के कैप्सूल्स, दे स्वॉलो इट. एक सूप के अंदर डाल के उसे दे ट्राई टू स्वॉलो दोस कैप्सूल्स. पर समीर जी, ये क्या डेंजरस? वेरी डेंजरस इट इज. इफ इट बर्स्ट, रप्चर अगर हो गया तो इट कैन एंटर योर ब्लड स्ट्रीम एंड यू कैन डाई ऑन द स्पॉट. पर लेकिन प्रॉफिट इतना होता है, दे टेक चांसेस. पर आप जैसे महारथी भी जो इस प्रोफेशन में, आपको बॉडी पैकर्स के बारे में कैसे पता चलता? यू हैव योर ओन इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यू हैव योर ओन इन्फॉर्मेंट्स. देयर आर, अभी 19-17-18 साल किया है, तो you come to know, at least you get a knack of the person कि who the person is a genuine person और he is a fake tourist basically. तो आप उसके चाल ढाल से, उसके जवाब उत्तर देने का लहजा, उसके डॉक्यूमेंट्स देख के आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट अ पर्सन इज अप टू. सर आपकी तो बॉडी लैंग्वेज ही काफ़ी थी मुंबई एयरपोर्ट पर. सो दैट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बुक लॉट मेनी केसेस आल्सो. बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डील विद सच पैसेंजर्स बेसिकली. वो हर ड्रग्स आपको निकालना है, so say purging चाहे वहाँ से निकले चाहे which is a very 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 unpleasant one. आप लोगों को लगता होगा अरे ठीक है, नार्कोटिक्स का ऑफिसर है, IRS ऑफिसर है, लाइफ माइट बी वेरी, इट्स नॉट दैट ग्लैमरस बेसिकली. आपको जब भी हर पर्जिंग के टाइम पे यू हैव टू मेक अ पंचनामा.
आपको उस मौका वारदात पे आपको प्रेजेंट होना पड़ता है, आपको वॉशरूम में भी प्रेजेंट होना पड़ता है, अलॉन्ग विद द डॉक्टर, जितने टाइम वो निकालेगा ड्रग्स को। सर ये किसी की तो हाई लगी ही है, चाहे वो ड्रग पेडलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो। अगर कोई पेडलर या ड्रग राष्ट्र के खिलाफ करने वालों की हाई लगी तो आई वेलकम दोज हाई। जब हमने अभी कहा कि मेरा जॉब बहुत ग्लैमरस नहीं है, हम ग्लैमर की बात कर रहे थे, तो हमने बॉलीवुड की भी बात करी, पर एक और तबका है जो ये कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट्स का तबका होता है, आप उनको भी नहीं छोड़ते थे जब आप मुंबई एयरपोर्ट पर थे। ये मैंने कई लोगों से सुना है और काफ़ी समय न्यूज़ में भी आता था कि हर किसी के बैग्स खोले जाते थे, हर किसी की चेकिंग होती थी। आप उनको इतने शक की निगाहों से क्यों देखते हैं? शक की बात नहीं है, इट इज़ जस्ट माई ड्यूटी, आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। मुझे कोई पर्सनली, यानी मैं तो लोगों की इसको जानता भी नहीं हूँ, मेरा सिर्फ ड्यूटी है। आपको एक सेंसिटिव एरिया से कोई फ़्लाइट्स आती है, आपको एक परसेंटेज ऑफ बैगेजेस चेक करना है, BSM मशीन में आपको डालना है, ड्यूटी कलेक्ट करना है। अगर कोई इवेट किया, मेरी इतनी ड्यूटी, मैंने मेरी सिर्फ ड्यूटी की हूँ। आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट नो एनीबडी ऑल्सो। समीर जी, आई विल टेल यू अ वेरी फनी रूमर आपके पीठ पीछे जो चलती है, आई एम श्योर आपने शायद सुनी नहीं होगी क्योंकि आपका डर इतना है, कि समीर वानखेड़े जी की जेट एयरवेज़ में एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसने समीर वानखेड़े जी का दिल तोड़ दिया। वो दिन है और आज का दिन है, कोई भी कैबिन क्रू अपना बैग लेके नहीं। माय गुडनेस, देन आई होप क्रांति डजंट रियली सी दिस इंटरव्यू, नहीं तो आई विल बी पुट इन इंटरोगेशन नाउ। मैंने ऐसा कोई गर्लफ्रेंड, ऐसा कोई जेट एयरवेज, ऐसा कोई कुछ नहीं था। आई जस्ट डिड माई ड्यूटी। कि ये दिल टूटा आशिक है, किसी कैबिन क्रू को नहीं छोड़ेगा। ऐसा कोई आशिक वगैरह नहीं। आई एम हैप्पी बीइंग समीर वानखेड़े, आई एम हैप्पी बीइंग राष्ट्र का सेवक, दैट्स इट। पर क्या कभी किसी कैबिन क्रू रेड में आपने कभी कुछ पकड़ा है? Lot many times it was a routine procedure। जो अगर एक्सेस उस समय 600 अलाउंस हुआ करता था पर कैबिन क्रू कैन ब्रिंग, उसके ऊपर जो कुछ भी होता था उस पर ड्यूटी चार्ज कर लिया करता था। कुछ तो स्मगलिंग के भी केसेस बुक हुए थे, वेयर दे वर प्रोफेशनली ब्रिंगिंग इन सम आइटम्स टू सेल इट इन द मार्केट, सो दैट टैंडमाउंट्स टू स्मगलिंग। तो वो भी केसेस बुक किए थे उस तो। अच्छा, तो जितना इनको अलाउड होता है एक फ्लाइट अटेंडेंट को, उससे सामग्री अगर ऊपर पाई तो जाती यू पे ड्यूटी ऑन दैट। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि वो चीज़ बेचने के लिए लाई गई है या अपने पर्सनल? नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका अलाउंस 600 रुपीज़ है, यू कम टू नो के देर इज़ अ गुड्स जिसकी कीमत 10,000 रुपये, कोई शूज़ मान लीजिए, कोई गॉगल मान लीजिए, तो विच इज़ ड्यूटीबल। अलाउंस 600 है, तो उसके ऊपर जो कोई भी you deduct that 600 rupees, whatever the values you pay duty on that. Secondly, you come to know when it is for trade, क्योंकि एक प्रकार के बहुत सारी चीज़ हो कि फॉर एग्जाम्पल यू आर कैरिंग अ शूज़ विथ यू, सो देर आर 100 ऑफ शूज़, सो वो पर्सनली तो 100 आदमी शूज़ नहीं पहनता है, तो इट बिकम्स कमर्शियल क्वांटिटी। वेयर एनीथिंग इज इम्पोर्टेड टू द कंट्री, इट इज़ अ ड्यूटी विच हैज़ बीन डेलिबरेटली विथ लॉजिक, सोच के एक पॉलिसी सरकार ने बनाई है। So you have to pay that duty. It is not like आपके whims और fancies पे law चलते हैं. It's not like that. पर वो उनका पर्सनल हुआ तो भी it is not 50,000 for a normal passenger. 50,000 allowance is there. Anything above 50,000 rupees you have to pay duty for that. ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का rules है. These are the laws. जी सर, ये जो बाकी देशों में, काफ़ी सारे देशों में अभी लीगलाइजेशन ऑफ रहा है, एम्स्टर्डम जैसी जगहों में लोग इनका खुल के कंजम्पशन करते हैं, और हमारे मुंबई के मलाड में एक बेकरी में अब जब पाए गए बेचे जा रहे हैं और जो पकड़े भी गए, आपको नहीं लगता ये सब को हटा दें, एक तरह से स्मॉल क्वांटिटी लीगलाइज अगर कर दिया जाए? हमारी राष्ट्र की पॉपुलेशन है 140 करोड़ जी। आप जो विदेश कंट्री का लिए उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? 1-2 करोड़, मैक्सिमम 20 मिलियन 30 मिलियन पॉपुलेशन होगी। वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट टू पब्लिक रेशियो क्या है? 1:2, 1:3, 1:4। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट रेस टू पब्लिक रेशियो क्या है? 1 लाख 2 लाख पर कॉप या फिर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। हमारे राष्ट्र में 30% यूथ पॉपुलेशन है। हमको ये चाहिए कि हमारा देश नशेड़ी और गंजेड़ी बने। आर वी एबल टू stop the addiction? Are we able to not make them prone to abuse? We are becoming a developed country now. And हमें नहीं चाहिए, या मुझे तो नहीं चाहिए कि मेरे राष्ट्र को नशेड़ी गंजेड़ी और addicted prone मेरे यूथ हो जाए। मेरा पर्सनल मानना है, at any point of time we cannot legalize these kind of things. And deliberately जब पंजाब आपने देखा है, जब शत्रु राष्ट्र
ने कितनी कोशिश किया पंजाब की यूथ को बिगाड़ने की, और कुछ परिस्थिति भी सीरियस परिस्थिति हो गई है वहाँ पर, ड्रग एडिक्शन के चाहते। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पूरे राष्ट्र में ये डेलिबरेटली थिंग्स हो। सर क्या ये सच है कि पंजाब में एक बहुत प्रचलित ड्रग है जिसे कहा जाता है, ड्रोन से गिराया जा रहा है? सी, ये जो हमारे जो शत्रु है राष्ट्र जी होता है, इट्स बेसिकली फ्रॉम ओपियम। जी जो ओपियम फ्रूट होता है उससे बनता है, शत्रु राष्ट्र में बनता है, कुछ अफगानिस्तान जैसे राष्ट्रों में बनता है, तो एक्सेस हो जाता है कभी कभी। और पिछले 10 सालों से काफ़ी एक्सेस में ये पाया गया। आप देखेंगे इंडिया में काफ़ी पकड़ा गया, अक्रॉस दी बॉर्डर्स, अक्रॉस दी कोस्ट, 1000 किलो, 2000 किलो, 3000 किलो। एंड नार्को टेररिज्म में इसका बहुत बड़ा एक सहभाग भी है, बहुत बड़ा वाटा आता है नेशनल नार्को टेररिज्म में। सो दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज काइंड ऑफ सप्लायर्स, पेडलर्स, कभी ये म्यूल के थ्रू भेजते हैं, कभी ट्रेन के थ्रू भेजते हैं, कभी प्लेन्स के थ्रू भेजते हैं, कभी सुरंग, बहुत सारे टनल्स होते हैं इसके थ्रू भेजते हैं। सो येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लॉट दे आर ट्राइंग टू पम्प इन एनी हाउ, try to make the people addict, try to destabilize the economy. So in this situation, do we really want our youth to be exposed to such kind of thing? I don't think so. So you do not think that legalization Absolutely should no. be done? When it is wrong and it is very dangerous for your body. लेकिन let me assure you one thing, कि जहाँ पर भी वायोलेशन होता है, we have taken action on that. बिल्कुल। मुझे याद है एनसीबी के दौरान हमने वहाँ पर एक एक धार्मिक स्थल था जहाँ पर ऐसी गतिविधि हो रही थी, हमने वहाँ पर भी एक्शन लिया। जी समीर जी, वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो आप मतलब इतने अच्छे से काम कर रहे थे, और जैसे इस पॉडकास्ट के शुरुआत में भी मैंने कहा कि अपने ही डिपार्टमेंट में रहकर आपने यू रफल्ड मैनी फेदर्स। आपके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई गई और काफ़ी सीरियस ऑफेंसेस लगाए गए, जैसे करप्शन हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो जो गया। चीज़ से आपको नफरत है और लाइफ, वही आपके सामने वही आरोप लगते हमें हैं। अपनों ने लूटा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मीडिया में बहुत आया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि 2 बार आपको समन्स भेजे गए क्वेश्चनिंग के लिए, आप दोनों बार नहीं गए, कैसे? दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज अ मिस स्टेटमेंट। इट मेड हेडलाइंस। इट इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट थिंग कि वो उस केस के बारे में, जैसा मैंने आपसे कहा, आई कैन नॉट मेक अ स्टेटमेंट। केस इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। लेकिन ये तो 100% मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ अ फॉल्स न्यूज़। तो क्या आप सच में क्वेश्चनिंग के लिए गए थे? क्या मेरा दायित्व बनता है, नहीं मेरा दायित्व बनता है। दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स न्यूज़। कौन से पेपर में चला है मुझे बता देना, आई विल फाइल अ डिफॉर्मेशन ऑन देम। कम्प्लीटली फॉल्स। बस करें सर, कितने केसेस? नहीं, लड़ते रहूँगा, सांस की अंत तक लड़ते रहूँगा अन्याय के खिलाफ, क्योंकि ये आत्मसम्मान की बात है। और जो आदमी 19 साल अपने राष्ट्र के लिए लड़ा है, अगर उसके आत्मसम्मान तक और उसके परिवार तक आएगा, वो तो लास्ट दम तक लड़ेगा, और ज़ोर से लड़ेगा वो तो। हमारे ऑडियंस के फेवरेट एक्टर का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे शिद्दत से आपसे मिलाने की कोशिश करती है। एंड देन द हेडलाइंस केम, वानखेड़े रिटर्न्स टू मुंबई। तो उस बारे में आप बताना चाहेंगे? आपका तो ट्रांसफ़र हो गया था। देखिए, दिल्ली माननीय दिल्ली कोर्ट ने दे हैव ट्रांसफर्ड मी बैक टू मुंबई। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट ऑर्डर। सर, विल इट बी एनसीबी अगेन? एक सोल्जर हूँ, एक सिपाही हूँ, एक भारत का छोटा सा नौकर हूँ भारत का। तो जहाँ पर भी मुझे पोस्ट करेंगे, आई एम रेडी टू टेक दैट पोस्ट, वेरेवर द पोस्ट में आई एम रेडी टू वर्क। जब आपका ट्रांसफ़र चेन्नई में हुआ था, आपने वहाँ पे भी काफ़ी IRS डिपार्टमेंट में सेवा करी। आपने कोर्ट में केस किया इस तबादले के ख़िलाफ़, और आपको वापस मुंबई आना था। आपको क्यों वापस मुंबई आना था? क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है जो बाकी रह गया है? देखिए, कुछ बाकी तो बहुत रह गया है, लेकिन मेरा आना बेसिकली इट्स नॉट लाइक आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई हैव सर्व्ड इन आंध्र प्रदेश, आई हैव सर्व्ड इन नक्सल एरियाज़। अभी मुझे चेन्नई में, साउथ इंडिया में 3.5 साल हो गए। सो इट्स नॉट लाइक मुझे मुंबई में कुछ लगा, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मुझे पंजाब भी भेज देंगे, आई एम रेडी, जम्मू कश्मीर भी भेजेंगे, आई एम रेडी। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी, बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आ रहे थे बच्चों को, फैमिली को काफ़ी डेथ थ्रेट्स आ रहे थे। एंड उसके चलते यू वांटेड टू बी विथ योर फैमिली एटलीस्ट। और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि कोई मेरी हेल्प करे। मैं सक्षम हूँ, मेरे 2 कंधे हैं, ट्रेंड स्नाइपर शार्प शूटर हूँ, अपने परिवार की बराबर से सुरक्षा कर सकता हूँ अकेले। तो मुझे बच्चे छोटे हैं, 6 साल के हैं, ये लोग खुद ड्रग कंज्यूम करते हैं, इनको पता नहीं होता ये क्या कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी का जो हुआ महाकाल के हाथ में, भाग्य के हाथ में।
जी। अम, आप बहुत समाज सेवा भी करते हैं, नेविगेटिंग द नारकोटिक्स मेज़ पर काफ़ी लेक्चर्स भी देते हैं। आपके दिल के करीब आपका डिस्ट्रिक्ट वाशिम भी है, वहाँ पर भी आप और आपकी धर्मपत्नी बहुत सेवा करते हैं। इस चीज़ को भी जोड़ा गया आपके पॉलिटिकल ड्रीम्स के साथ। सो ये जो वाशिम से धारावी का सफ़र है, क्या ये पॉइंट करता है कि आगे फ्यूचर में? अभी हमारा जब इंटरव्यू चल रहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा, आई एम जस्ट लीविंग फॉर वाशिम राइट नाउ। जी। अभी मैं वाशिम निकलूंगा और मेरे ख्याल से इलेक्शन के लिए और 5 साल बाकी है, तो आप उसको इलेक्शन से जोड़ नहीं सकते ये सर, तो ये चीज़ों को। 5 साल की तैयारी है? और पहले भी आप नहीं जोड़ पाते थे, मैं तो पहले से कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, और मैं ये 2 या 3 साल से कर रहा हूँ, तो उसे आप जोड़ नहीं सकते इस चीज़ से। मेरा ऐसा मानना है कि सैटरडे संडे जब भी मुंबई में रहता हूँ या आपकी पर्सनल टाइम आपके पास में रहता है, तो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम इन फ्रिवलेस थिंग्स, मुझे लगता है कि कुछ समाज के लिए कीजिए जो गिव बैक टू द सोसाइटी एटलीस्ट। राइट। अगर आप, मुझे पता है कि अकेला आदमी कोई कितना कर पाएगा, जितनी भी यू हैव योर ओन लिमिटेशंस, लेकिन अगर मेरे से 2 या 3 फैमिली भी सुधर जाएंगे तो आपका यू आर ए सक्सेसफुल मैन। मैं वैसा गिनता हूँ कि अगर 2-3 फैमिली भी सुधर जाए या डी एडिक्ट हो जाए या नशा मुक्त हो जाए, तो अभी तक लगभग 1200 फैमिलीज हो चुकी है नशा मुक्त। व्यू है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को नशा मुक्त करूं और पूरे महाराष्ट्र को करने की कोशिश करूं एटलीस्ट। पर क्या गलत है अगर आप पॉलिटिक्स में आकर सिस्टम बनाने वाले बन जाएं? नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा, भाग्य में क्या लिखा है वो हमें, आपको नहीं पता कि आप दोपहर में क्या करने वाले या शाम को क्या करने वाले। सिमिलरली सर, मैं पसीना पोंछने वाली हूँ इस इंटरव्यू के बाद। नहीं, बट नॉनदलेस वी रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टुमारो, कल क्या होने वाला है। एंड इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत किससे शेयर भी नहीं किया, सिर्फ मेरे धर्मपत्नी और मेरी माता जी को पता ही है कि मैं तो इनफैक्ट 10-12 साल ही सर्विस करने की मेरी मंशा थी। मेरी मदर ने कहा था कि राष्ट्र सेवा 10-12 साल कर ले, फिर देन यू कम बैक एंड जॉइन माई बिजनेस अगेन। अभी स्वर्गवास हो गया 2015 में मेरे माता जी का, एंड वो टाइम पे भी ऐसा लगा था कि अभी रिज़ाइन कर दूँ, हो गया। अभी फ़िलहाल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा भी लगता है कि राष्ट्र के लिए जितना करना था कर लिए, खून बहाया है अपने, बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, एंड सब एजेंसीज, मोस्ट ऑफ द एजेंसीज अपने सर्व कर लिए, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर मी टू डू दैट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अभी नहीं छोड़ सकता, बहुत सारी चीज़ें करने बाकी है। कहीं लोगों को ऐसा नहीं लग जाए कि डर के भाग गए, अभी तो लड़ना और बाकी है, तो इसके लिए कुछ समय और हूँ मैं यहाँ पर। अभी छोड़ना तो बहुत पहले चाह रहा था, इनफैक्ट जब मैं मदर का स्वर्गवास हो तभी छोड़ना चाह रहा था, बट कहते हैं ना भाग्य में कुछ ना कुछ लिखा होता है। बिल्कुल। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। काल चक्र होता है। पॉलिटिकल सिनेरियो की जब हम बात कर रहे थे, तो आप बहुत इम्प्रेस्ड हैं कई बड़े बड़े सावरकर जी की बात करी हमने, या आइडियोलॉजी से, या आरएसएस के बारे में भी आप बात करते हैं। आपको किस पार्टी की कार्यप्रणाली इस वक्त आपको ज़्यादा समझ में आती है? देखिए, मैं आई एम सिटिंग ऑफिसर राइट नाउ एंड वर्किंग जस्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो माई लॉयल्टी इज टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली राइट नाउ, आगे भी रहेगी। लेकिन इस पे कोई टिप्पणी कैसे करूँ मैं, इट्स बियॉन्ड माई कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो, सो आई कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ। ठीक है सर, पार्टी पे नहीं करते हैं, पर हम सभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑफ कोर्स ही इज अ रियल लाइफ हीरो, वन ऑफ द रियल लाइफ हीरोज, ये तो ज़रूर कह सकता हूँ। आपको उनकी क्या बात कि आप अगर जब नाचने वाले हीरोज़ या जो कुछ भी उनकी, जब यू टॉकिंग सो मच, तो रियल हीरोज़ में ये भी रियल हीरो है। बिल्कुल, जो भी वो देश के लिए कर रहे हैं, देश प्रेम में कर रहे हैं, जो द काइंड ऑफ वर्क व्हाट ही इज डूइंग फॉर द नेशन, एंड जो इंटरनेशनल रिकग्निशन ऑल्सो व्हाट वी गेट, वी कम टू नो बीइंग लेम एंड बीइंग ऑर्डिनरी पर्सन, कि एक भारत का जो एक प्रमुख है, जब भी कोई विदेश राष्ट्र में जाता है, the kind of importance, the kind of discussions, the kind of conferences, उससे ही आपको समझ में आ जाता है कि आज भारत की importance क्या है, the kind of thing he's being looked upon by other people, and the kind of work what he's doing extra time for the nation, and I don't think so कि जो nepotism होता है kind of thing he's into that, they really appreciative work what he's doing. सो रुझान बीजेपी की तरफ है? इट्स नॉट रिगार्डिंग एनी पार्टी और समथिंग लाइक दैट। कैसा, यानी मैं जो जिसके अंडर में काम करना है, कोई भी आ जाए अंडर का, मुझे वही सैलरी वही मिलनी है, मेरा काम भी वही है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सो आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। सर, यू आर नॉट मेकिंग एनी कमेंट्स, आप वो फेदर्स रफल नहीं करना चाह रहे हैं, पर वो तो कोई मौका नहीं छोड़ते पॉलिटिशियंस आपको झिझोड़ने के लिए। तो अगेन ये भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे ना उनसे कोई फेवर की अपेक्षा है,
जो पॉलिटिशियंस जी। वगैरह है, और ना ही मुझे किसका रफल फैदर करना है। जो संविधान कहता है, जो राष्ट्र की रिक्वायरमेंट है, जो लॉ है, वो मैं वही करूँगा, चाहे किसको अच्छा लगे या बुरा लगे। सर एक सवाल, आपका नाम एनसीबी का जब नाम लिया जाता है तो समीर वानखेड़े को उसके साथ जोड़ा जाता है। आप हमेशा एक टीम के साथ काम करते हैं और बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं। आपका नाम हर वक्त सामने क्यों आता है? कोई और अफसर का नाम हम क्यों नहीं सुन पाते नहीं हैं? तो आपको क्या लगता ये है? आपको दूसरे ऑफिसर्स को पूछना चाहिए। सर मुझे 2-4 नाम दीजिए, मैं तो ज़रूर ये पूछूंगी। आप उनको, इट्स नॉट इन दी राइट वे कि मैं किसके नाम लूँ, लेकिन मतलब ऑफिसर्स दैट यू यू मीन टू लुक से अप कि टू। आई नीड टू, आई डोंट नो, आई मीन यानी आपका ये कहना है कि प्रभाव के साथ आप भी स्वे करो, आप भी तैरो, आई डोंट नो, नहीं हो पाता है कि जब जो नॉर्मल चीज़ों में अगर आपके सामने एक केस आ गया है या फिर जी। आपके सामने कुछ एक व्यक्ति आ गए हैं जिनका सो कॉल्ड बड़ा नाम है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू शट माई आइज बेसिकली। दैट्स करेक्ट सर। और जब वो केस हो जाता है देन मीडिया रन्स इट, भले ना चाहते, एट टाइम्स व्हेन पीपल रन सच न्यूज़, केस भी आपका ख़राब हो जाता है, कुछ आगे की भी कार्रवाई होने वाली वो भी अलर्ट होकर लोग बंद कर देते हैं वो कार्रवाई, सो इट अफेक्ट द केस ऑल्सो। लेकिन यू कैंट स्टॉप द मीडिया ऑल्सो। उसमें अगर आपका उसमें नाम चले, अच्छे चले या ख़राब चले, इट्स नॉट इन योर हैंड्स बेसिकली। सो हाउ कैन अ पर्सन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आई एम जस्ट एक्सपेक्टेड टू डू माई ड्यूटी एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट सर यू बीन पुट ऑन मीडिया ट्रायल सो मेनी टाइम्स। सो मेनी टाइम्स। और अभी तो अगेन मेरे लिए, लोगों के लिए मूवी देखना एंटरटेनमेंट है, मेरे लिए एंटरटेनमेंट है। जिस दिन कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, जिस दिन कोई ऐसा नेगेटिव नहीं आ जाए, तो ऐसा लगता है, खुद को ये सवाल पूछता हूँ कि सैम, इज एवरीथिंग ऑल राइट विथ यू? कहते हैं ना, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, ज़रा कम निकले। समीर वानखेड़े की अगली ख्वाहिश क्या है? मेरी अगली सिर्फ टू बी वेरी, नॉट के आपके साथ ये पॉडकास्ट में बात करूँ, नथिंग लाइक दैट, बट रियल ऐसा है कि मैं राष्ट्र को सबसे पहले कॉज लिया हूँ कि नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। तो कम्प्लीटली नशा मुक्त देखना चाहता हूँ मैं। कितना सक्सेसफुल होगा पता नहीं मुझे, बट आई वॉन्ट टू सी द एंटायर नेशन नशा मुक्त, दैट इज़ नंबर 1। एंड नंबर 2, यही सिर्फ मेरे जो निकटतम लोग हैं, मेरे बच्चे, वाइफ, मेरे पिताजी, मेरी सिस्टर, बस उनकी अच्छी हेल्थ देखना चाहूँगा, बस। बहुत खूबसूरत उन्हें ये बात। 2 मेरी मंशा हैं। सर आप भारत को नशा मुक्त देखना चाहते हैं, पर आपको नहीं लगता ये जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ शॉडी बिजनेस? नहीं, सब नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, लॉट मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर देयर हु आर प्रोवाइडिंग डी एडिक्शन फैसिलिटीज ऑल्सो। कुछ अच्छे वेयर पीपल कैन अफोर्ड ऑल्सो, देयर ऑल्सो गुड रिहैब सेंटर्स आर देयर। ऑफकोर्स जैसा मैंने आपसे कहा, देयर आर ब्लैक शीप्स, लेकिन नॉट एवरीबडी इज द सेम। सर सेक्शन 39 में जो शॉर्ट अमाउंट होता है और उनको अगर वो मान लेते हैं कि मैं 64A, मैं मान लेता हूँ हाँ। कि मैं एक एडिक्ट हूँ, तो क्या वो उनको सज़ा से बचने का सी प्रावधान देयर है? इज अ, यस ऑफ कोर्स, देयर इज ओनली फॉर स्मॉल क्वांटिटी। जी। जब जो कंज्यूमर क्वांटिटी जिसके पास पाई जाता है, सो दे कैन ऑप्ट फॉर द इम्यूनिटी। उनको अप्लाई करना पड़ता है कोर्ट में, दे हैव टू अंडरगो ट्रीटमेंट, दे हैव टू गो डी एडिक्शन, देन दे हैव टू प्रूव दैट कि दे हैव बीन सोबर, देन द कोर्ट टेक्स अ डिसीजन वेदर द इम्यूनिटी कैन बी ग्रांटेड और नो। इट इज प्रावधान भी है एनडीपीएस एक्ट में टू टेक दिस। अगर द ऑफेंडर और द कंज्यूमर हैज सोबर डाउन, कोर्ट को लगता है कि ही वोंट रिपीट द ऑफेंस अगेन, सो ही कैन बी गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। समीर जी, आपको बॉलीवुड से इतना प्यार नहीं है, तो मैं कहूँगी कि हॉलीवुड की किसी थ्रिलर मूवी से कम आपकी ज़िंदगी का सफ़र नहीं रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी पर मूवी बनती है तो आपको क्या लगता है कौन ऐसा एक्टर है, चलिए हॉलीवुड में बता दीजिए, जो आपका पार्ट प्ले कर सकेगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड रियली टू बी नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ मूवी और समथिंग लाइक दैट, लेकिन देयर आर वेरी गुड एक्टर्स आई कैन से इन हॉलीवुड। ये नहीं कि कोई मूवी बनना चाहिए और समथिंग, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट, बट आई लाइक हॉलीवुड के कुछ अच्छे एक्टर्स हैं जिनको मैं रियली प्रशंसा करता हूँ। वन इज़ रसेल क्रो, इफ़ यू माइट हैव सीन हिज मूवी ग्लैडिएटर, आई मीन टू गुड। देन अनदर वन गाय इज मेल गिब्सन, वन एक्टर इज देयर जिसने ब्रेव हार्ट मूवी करी थी। जी। सो दोज आई रियली अप्रिशिएट दोज काइंड ऑफ एक्टर्स। सर बॉलीवुड से ऐसा पराया व्यवहार क्यों? एक हाथ एक्टर तो होगा जो आपको बहुत पसंद होगा। नहीं, पसंद या ना पसंद, मैं होता कौन हूँ, एक छोटा सा आदमी, मेरा कोई है ना, इट्स नॉट दैट पर इम्पोर्टेंट। हम सब अप्रिशिएटिव हैं अच्छी कला के। I would say that this guy who played Tanaji movie, this Ajay Devgan, he's a good actor. He played very good.
दैट्स रियली गुड टू हाँ। हियर। समीर जी, मैं इस पॉडकास्ट का अंत इस And let me appreciate one more actor from. जी प्लीज़ प्लीज़। I recently saw सावरकर जी के ऊपर movie. The actor is Ranveer. Randeep Hooda. रणदीप हुडा। Very good acting. Very good acting, and really loved the movie and the acting. ज़रूर। तो चलिए ठीक है, आप पे पिक्चर ना बनाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बने। यू आर वन ऑफ द हीरोज़ दैट आई वुड वांट एटलीस्ट माय चाइल्ड टू फॉलो। धन्यवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई होप कि और भारत माता की सेवा करने का अवसर मिले, मौका मिले। जी सर, कहते हैं ना कि सुधार सिर्फ नीति से नहीं आता, नीयत से आता है। एंड आई कैन सी कि आपकी वो नीयत है जहाँ आप सच में सुधार लाना चाहते हैं। समीर वानखेड़े की कहानी में दरारें हो सकती है, पर उनको कोई तोड़ नहीं पाया। उनका काम फाइलों में नहीं रहा, उन्होंने समाज में एक बातचीत शुरू करी है। आपने वो जो बातचीत शुरू करी है, और आज की जो बातचीत हम चाहते हैं ये बातचीत हमेशा जारी रहे। बॉलीवुड में ही नहीं, उसके परे भी ये बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, ये संवाद करना बहुत ज़रूरी है, और हम सब मिलकर ही ये ड्रग का माया जाल ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, जो आप इतनी दृढ़ता से अपना काम निभाते हैं, और आपको माता रानी बहुत शक्ति दें ताकि आप आगे बढ़ें और आगे चलें। और जैसे कि आपने कहा, मेरे घर में ही एक दुर्गा और लक्ष्मी है, तो आपकी ताकत का भंडार तो अब आपके घर में ही है। और बॉलीवुड के बादशाह की तो आप बात नहीं करते, पर नारकोटिक्स की दुनिया के बादशाह तो आप ही हैं समीर वानखेड़े जी। एंटी नारकोटिक दुनिया के। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।